अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। और जनाब मज़े में तो होंगे और एक्साइटमेंट का लेवल भी हाई होगा, वो तो होना ही है, क्योंकि कल है जनाब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और ये तो हो गया और ये अब होने वाला है, क्योंकि ये मैच बहुत बड़ा हो गया है। इंडिया पाकिस्तान हमेशा से ही हाई वोल्टेज टाकरा, लेकिन अब ये टाकरा इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि जो कुछ पिछले दिनों पाकिस्तान ने धुलाई की है इंडिया की, उसके बाद अब उनके क्रिकेटर्स जो हैं अब वो रोना धोना शुरू कर दिया है उन्होंने क्रिकेट के ग्राउंड में कि हारिस ने इशारे क्यों किए, फरहान ने ऐसा क्यों कहा, और आईसीसी में पेशी भी करवा दी है। जी हाँ, आईसीसी में पेशी भी करवा दी है हमारे क्रिकेटर्स की, जिस पर फरहान ने कहा कि भाई इससे पहले धोनी भी तो ऐसे सेलिब्रेट कर चुके हैं, कोहली भी तो ऐसे सेलिब्रेट कर चुके हैं। अब मसला ये नहीं है कि कौन सी टीम जो है कितनी कैपेबल है, अब मसला ये है कि कौन सी टीम कितनी एनर्जेटिक है, कितना ज़्यादा पैशन है और किस्मत किसके साथ चलेगी। क्योंकि कल जिस तरीके से इंडिया का मैच हुआ और श्रीलंका ने जो धुलाई की है जम के इंडिया की, और जिस तरीके से उनका जो ओपनर प्लेयर है वो चला है, मेरे ख्याल में इंडिया को पता लग गया होगा कि अगर वो थोड़े से भी कम रन्स करें तो किस तरीके से मुश्किल होती है चेज़ करने में। 200 के करीब टारगेट दिया था, लेकिन श्रीलंका ने वो टारगेट अचीव किया। बैड लक हो गई लास्ट वाले ओवर में, तो सुपर ओवर तक बात गई और फिर उसके बाद जो है श्रीलंका की जानिब से जिस प्लेयर को भेजा गया वो सिलेक्शन गलत थी। लेकिन बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, दोनों टीमों का मुकाबला कल होने जा रहा है। दोनों टीमों के लिए मैदान सजेगा, हाई वोल्टेज टाकरा है और हमसे ज़्यादा परेशान हमेशा की तरह इंडिया है। उसकी रीज़न ये है कि शाहीन फॉर्म में आ गए हैं, हारिस ने बता दिया है कि वो किस तरह कमबैक कर सकते हैं। इसके अलावा साइम की बॉलिंग चल गई है और शाहीन बैटिंग भी करने लग गए हैं। और ये वही टीम है जिसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी इससे पहले कि फेवरेट टीम कौन सी होगी, अफगानिस्तान दूसरे नंबर पर फेवरेट है, नहीं 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 नहीं, ऐसा हो सकता है कि श्रीलंका आगे आ जाए। लेकिन पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अरे वो तो नई टीम है, उनका मिडिल ऑर्डर नहीं चलता है। ऐसी सारी बातें जो हैं अब रद्द हो चुकी हैं और अब कल होने जा रहा है टाकरा। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम तो सोच रहे थे कि हमारी टीम जो है वो एशिया कप तक नहीं पहुंचेगी, फाइनल तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन यहाँ मैं बात करूँगी सलमान अली आगा की, जिन्होंने कहा कि हम एशिया कप में पहुँचेंगे भी और खेलेंगे भी। तो जनाब ये सारा सिनेरियो है और एशिया कप की जो बैकग्राउंड है, इसकी जो तारीख है वो मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ कि 41 साल बाद, ऑलमोस्ट 41 साल जो ये तारीख है, इसमें पहली बार एशिया कप में फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो आमने सामने आ रहे हैं। तो कल का मैच इसलिए भी बड़ा तारीखी हो जाएगा कि ये दोनों ममालिक जो हैं पहली बार अब आमने सामने आ रहे हैं। अच्छा जी, 1984 में टूर्नामेंट के आगाज़ से अब तक दोनों रिवायती हरीफ जो है वो कई बार मुकाबला कर चुके हैं, मगर फाइनल में कभी नहीं टकराए। अच्छा जी, दुबई क्रिकेट स्टेडियम में 27 सितंबर 2025 को तारीखी फाइनल खेला जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितने मैचेस जीते गए, कितने मैचेस जो हैं वो हारे। भारत 8 बार एशिया कप चैंपियन बना, श्रीलंका 6 बार ट्रॉफी जीतने वाला मुल्क है, पाकिस्तान 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीती है पाकिस्तान ने। अच्छा जी, जो सन 2000 था उसमें मोइन खान की क़यादत में, और 2012 में जो है मिसबाउल हक थे जिनकी क़यादत में पाकिस्तान ने एशिया कप की ट्रॉफ़ी जो है वो जीती है। 2014 के बाद टूर्नामेंट एक बार वनडे और एक बार T20 फॉर्मेट पर हुआ, मतलब ये ऑल्टरनेट फॉर्मेट पर हुआ। ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं रिएक्शंस के। अभी रिसेंटली एक रिएक्शन हुआ है और इसमें मैं बात करूँगी, अभी आपके साथ में शेयर करती हूँ कि शोएब अख्तर जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जो भारत का जो दबाव है उसको तोड़ने की पूरी कोशिश करें और विकेटें हासिल करें। अच्छा जी, फिर माइक हैसन जो है वो ये कह रहे हैं, हेड कोच जो हैं वो कहते हैं कि सिर्फ खेल पर तवज्जो दें, दबाव वाले मैचेस में कारकर्दगी जो है वो बरकरार रखनी होगी। सलमान अली आगा जो हैं उन्होंने ये कहा है कि हम जानते हैं कि क्या करना है, और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो ये कहते हैं कि हम एशिया कप जीतने आए हैं, फाइनल में बता देंगे। अब भारत का इस हवाले से जो रवैया है, भारतीय टीम ने ग्रुप मैचेस में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार किया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि इस मनफी अमल को क्रिकेट की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ख़िलाफ़ करार दिया गया। अच्छा, पहली बार जो है इस हवाले से इस पूरे सिनेरियो में 8 टीम्स ने जो है वो शिरकत की। अब कुछ बात कर लेते हैं हम जी कि शोएब अख्तर ने क्या कहा और सलमान अली आगा का जो बयान है उस हवाले से क्यों ट्विस्ट किया जा रहा है। और सलमान अली आगा के इस बयान को बहुत सारे लोग, जो ऐसे लोग हैं ना जिनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है अपनी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने में, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सलमान अली आगा ने
जब मैच के बाद उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि जी अब क्या करना है, आपका जो मैच है वो होने जा रहा है इंडिया के साथ में फाइनल में, तो उन्होंने कहा कि हमें पता है हमें क्या करना है। तो कोई भी कैप्टन होता तो वो यही जवाब देता। अब लोगों ने इसको ट्रोल करना शुरू कर दिया कि अच्छा जी उनको पता है कि क्या करना है, हाँ फिर वो इसी तरीके से करेंगे, हमारा फिर मिडिल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। लोगों ने उनके इस बयान को भी नेगेटिव लिया, जबकि ये बयान बहुत जस्टिफाइड था। कोई भी कैप्टन होगा जो जीत जाएगा तो वो ये कहेगा नहीं जी हम कोशिश करेंगे, नहीं जी हम ऐसा करेंगे। उन्होंने बहुत परफेक्ट बयान दिया और उसके बाद हुआ ये कि उनके बयान को ट्रोल कर दिया गया और बहुत सारे लोगों ने कहा अच्छा जी वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, अच्छा तो फिर वो ये सारी चीज़ें कर क्यों नहीं लेते। जब आप किसी चीज़ को बहुत दूर से देख रहे होते हैं ना और जब ग्राउंड में उतरते हैं और जो प्रेशर होता है उस टाइम पर जो सडन स्ट्रेटजी चेंज करनी होती है उसमें लगती है बड़ी सारी मेहनत और उसमें लगता है बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हो रही होती हैं। जैसे ऑन स्क्रीन हमें आप यहाँ देखते हैं और उसके बाद आप कहते हैं अच्छा ये भी कह सकती थी, ये वो भी कह सकती थी, लेकिन ऑब्वियसली जब आप ऑन ईयर होते हैं तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं और फिर उसके बाद यही प्रेशर होता है जो कि किसी ने सस्टेन करना होता है। अब बात कर लेते हैं हम शोएब अख्तर की। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि छोटी छोटी बातें पकड़ के इंडिया ट्रोल करना शुरू कर देता है। अभी रिसेंटली ये हुआ कि शोएब अख्तर जो है उनसे स्लिप ऑफ टंग हो गया। स्लिप ऑफ टंग ये हो गया कि उन्होंने अभिषेक शर्मा की जगह अभिषेक बच्चन कह दिया। भाई इसके ऊपर बवाल मच गया। अब ये कोई बवाल वाली बात है, ये कोई बवाल वाली बात नहीं है, लेकिन इंडिया ने इसको भी पकड़ के ट्रोल करना शुरू कर दिया। वो पता नहीं किस किस का नाम क्या क्या लेते रहते हैं। स्लिप ऑफ टंग इट्स जस्ट लाइक अ ह्यूमन एरर, और अगर किसी से ह्यूमन एरर हो जाए तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, किसी से भी हो सकता है। आप फंबल कर सकते हैं, ह्यूमन एरर हो सकता है, ये तो इंसान तो खता का पुतला है, लेकिन उसके ऊपर भी ट्रोल कर दिया। अब इंडिया में करंट सिचुएशन क्या है? इंडिया की करंट सिचुएशन ये है जी कि इंडिया में इस वक्त ये चर्चे हो रहे हैं कि क्या फिर से ग्राउंड में हारिस वो इशारे तो नहीं करेंगे, अगर हम छक्के भी लगाएंगे तो हारिस हमें बता देंगे कि 6-0। अच्छा जी, फिर अब इस हवाले से फरहान से भी वो डर गए कि कहीं फिर से फरहान जो है ऐसे सेलिब्रेट तो नहीं करेंगे। अब आप सोचें कि हमारे प्लेयर्स के सिर्फ इशारों से, हमारे प्लेयर्स के सिर्फ प्रेजेंस से, हमारी टीम की मौजूदगी से इंडिया की टीम को या इंडिया के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो मेरे ख्याल में जिस तरीके से इरफान पठान साहब हैं उन्होंने इस बारे में ब्लॉक कर दिया कि भाई हारिस ने जो है वो किस तरीके से इशारा किया और जो फरहान है उन्होंने क्या कुछ किया। क्यों भूल गए? आपने अफगानिस्तान के टाइम पर उठ के स्टूडियो में डांस नहीं किया था लोगों के साथ? तब आपको नहीं पता था स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है, और अफगानिस्तान तो इरफान पठान की टीम भी नहीं थी। फिर अफगानिस्तान के लिए आपने क्यों सेलिब्रेट किया था? आप तो पाकिस्तान से अगर कोई दूसरी टीम जीत जाए उनके साथ सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर अपनी ही टीम से खेलते हुए अपनी ही कौम के लिए, अपने ही लिए सेलिब्रेट नहीं कर सकते। यह है दोहरा मयार। फिर अब कल के मैच में देखना ये होगा कि आईसीसी की कितनी अजारादारी है। जो पॉइंट है ना वो ये है कि आईसीसी की कितनी अजारादारी है और हमारी टीम का जो बैटिंग ऑर्डर है क्या वो सेम रहता है? क्या वाकई साइम अयूब से दोबारा से ओपनिंग कराई जाएगी? क्या वाकई कोई चेंजेस किए जाएंगे? हुसैन तलत को किस नंबर पर रखा जाएगा? और इसके अलावा अभी कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो कुलदीप यादव हैं, जो पांड्या हैं, वो जो हैं उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी श्रीलंका के मैच में। इसके अलावा अभिषेक जो हैं वो भी सेकंड इनिंग्स में ग्राउंड से बाहर दिखाई दिए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल का जो मैच है वो डेफिनेटली इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो जीत कर आए और ट्रॉफी हमारे घर आए। और जिस तरह से हमारे क्रिकेटर्स को, हमारी टीम को क्रिटिसाइज़ किया गया है, तो हमारी टीम कल वाकई साबित कर दे कि हमारी टीम जो है वो कम बैक करने की पूरी सलाहियत रखती है। हारिस इज़ इन गुड फॉर्म, शाहीन शाह अफरीदी इज़ इन गुड फॉर्म, ऑल बॉयज़ डूइंग ग्रेट। फील्डिंग में बेहतरी आई है, सिर्फ हमें हमारा मिडिल ऑर्डर बेहतर चाहिए। हमें जो है ना सिलेक्शन अपने शॉट्स की बेहतर रखनी है। और जिस तरीके से साइम अयूब हैं, मेरे ख्याल में अगर उनके नो लुक शॉट्स नहीं चल रहे हैं तो साइम प्लीज़ डू समथिंग एल्स। और एक पेस की बॉलिंग नहीं करानी है, कहीं पर हमें यॉर्कर कराना है, कहीं हमें डायरेक्ट हिट करनी है और कहीं हमें इनसाइड आउट या डीप कैचेस लेने की कोशिश करनी है। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कौन जीतेगा कल का ये मैदान, कौन जीतेगा ये मार्का, इस हवाले से पेश गोई करने के लिए हमारे साथ
अली मोहम्मद खान भी मौजूद होंगे, हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट्स भी मौजूद होंगे, उनसे भी पूछेंगे कि कल के मैच के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं, आप लोगों के घरों में क्या क्या हैपनिंग्स है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद थोड़ी सी देर के बाद वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस, कीप वाचिंग सिरी एट 10। इस बार जुनून तो हिम्मत नहार। अशरफ भाई हमारे साथ है, महराज भाई हमारे साथ हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप जनाब, ठीक ठाक हैं जी? कल है संडे और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है, और वो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत। क्योंकि हमें तो पता है कि हमारी टीम जिस तरीके से आगे गई है और जितने ज़बरदस्त तरीके से टर्न एंड ट्विस्ट के साथ एशिया कप में गई है, तो अगर हमारा कहना तो ये होता है कि भाई तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। अगर आपने फाइटिंग की और आप फाइटिंग करके हार भी गए तो पाकिस्तानी अवाम जो है अपनी टीम को सलूट करती है कि भाई आपने फाइट किया। लेकिन इंडिया की अवाम ऐसी नहीं है अशरफ भाई। सबा इस दफ़ा जो देखें जो फाइनल मैच होने जा रहा है आईसीसी जो चैम्पियनशिप का, और सबसे अहम बात क्या है, 40 साल के बाद हम सामने आ रहे हैं फाइनल में। 40 साल बाद, 40 साल 40 दिन नहीं, 40 साल के बाद आमने सामने टकरा वो भी फाइनल में। 41 ईयर्स आफ्टर 41 ईयर्स। और उसके बाद जो इम्पैक्ट आएगा वो देखें कि हमारे बहुत सारी चीज़ें भी हुई, पूछगछ भी हुई, इन्वेस्टिगेशन भी हुई, हारिस रऊफ हो गए, बाकी हो गए। मगर मैं सबा बताऊं, कल जब वो चीज़ें आई ना तो मैं देख के पढ़ के हंस रहा था। जब हारिस रऊफ की इन्वेस्टिगेशन हुई, सामने पेशी हुई, तो वहाँ से ये बोला कि आप 6-0 क्या था, मतलब क्यों किया आपने? हाँ। तो बैठे सोचते रहा, फिर उसने बोला कि अच्छा आप ये बताएं कि कह रहे 6-0 था, कह रहे आप बताएं 6-0 का क्या मतलब है? हाँ। हारिस रऊफ ने उल्टा पूछा कि 6-0 का क्या मतलब है, आप बता दें। हाँ। अब वो एक दूसरे को सारे देख रहे हैं, वो उसके पूछ रहे थे, उसने उल्टा उनसे ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई। तो अब मसला ये है कि कोई जो सामने बैठे थे वो तो बता ही नहीं पाए ना। हाँ। 6-0 का बता दो आप। कह रहे भाई अगर मैं कुछ भी कर रहा था इशारा कर, क्यों इशारा कर रहे थे आप? 6-0 क्यों इशारा कर रहे थे? कह रहे आप बता दें इसका क्या मतलब। अभी जो कल श्रीलंकन प्लेयर थे, उन्होंने जब अपनी सेंचुरी कंप्लीट की तो उन्होंने भी ऐसे करके चुप करके ऐसे करके इशारा किया। इंडिया ही खेल रहा था ना, मतलब अगर यही हमारे प्लेयर कर देते कि खामोश, तो वो फिर एक मसला हो जाता कि चुप करा दिया जी। वाला मैच लास्ट वाला जब हमसे जीते तो जीतने के बाद भी रो रहे थे। रोता कौन है? हारा हुआ। हम तो हार के भी जीत गए थे। तो पूरी दुनिया, मतलब इवन के इस वक्त देखें जो सबसे टर्न अगर हम देखें तो बांग्लादेशी टीम का हुआ। आपने वो देखा कि जब वो टॉस होता है तो बांग्लादेश के जो कैप्टन है वो उसके बाद उन्होंने भी हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से नहीं मिलाया था। वो भी मैसेज गया। फिर उसके बाद जो है जब वो हारे, बांग्लादेश पाकिस्तान ने हराया जो मैच हुआ था, तो उसके बाद वो भी खुश थे, पाकिस्तान तो जीता ना, चलो हम नहीं गए तो पाकिस्तान जा रहा है। तो देखें ये वो होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि कोई अगर आप हार गए हो उसको मानो, या आप जीत गए हो तो उसको मानो, और सामने वाले उसको जो है आप इतनी नाराजगी। मगर ये वाला हारिस रऊफ वाला फिर मैं वहीं पे जाऊंगा। जो इन्वेस्टिगेशन हुई कि फाइन होगा, जुर्माना होगा, उन्होंने कहा सर जी आप बता दें। तो उन्होंने कहा आप क्यों कर रहे थे इशारा 6-0? अच्छा आप बता दें मतलब क्या है भाई। मतलब आप कोई मतलब ले रहे हैं तो वो चाह रहे थे हारिस साहब के ऑफिशियल बोल दें भाई 6-0 ये कि 6 जहाज हमारे, आपके 0, तो आप ये बताना चाह रहे थे। बोल नहीं पाए क्योंकि सब एक दूसरे को देखे क्या बोले, बोलते हैं तो वो फंसते हैं ना, तो ऑफिशियल्स बैठे हुए थे और वो बोलते हैं। अच्छा अशरफ भाई चले अभी इसको भी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ये बताएं अभी जो करंट हमारी टीम है इसमें आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? ये जरा बताएं, ये जरा सीक्रेट जरा पता तो चले ना भाई, कल फिर देखते ना अशरफ भाई के फेवरेट प्लेयर की परफॉर्मेंस। बॉलर से में तो शाहीन शाह अफरीदी। अच्छा। और जो मैचेस मैंने देखे तो उसमें शाहीन शाह ने जो आके शॉट उस टर्न में जब हम लोग की हालत शक्ल जो है वो हुई थी, उन्होंने 30, 35, 32 रन मारे और छक्के चौके जो मारे उन्होंने, तो मुझे वो बॉलिंग के हिसाब से वो भी, और उसके बाद हारिस रऊफ। और वो ये दो जो हैं बिल्कुल हॉट फेवरेट है कि इंडिया को जो है, क्योंकि हारिस भी फॉर्म में आ गया। अभी आपने देखा जो विकेटें ली, और उसके बाद जो पेस है उनका, क्योंकि एक तो जोश दूसरा भी आया हुआ है, क्योंकि वो जो जवाब दिया उनसे पूछ गए हुई, उसको भी जवाब दिया। तो अभी इस वक्त जो है ये जो हमारे 2 प्लेयर हैं ना ये, और फिर नवाज ने आके जो जब बांग्लादेशी टीम का जो मैंने देखा तो हमारे अच्छे खासे आउट हो गए थे। सही। और शाहीन शाह अफरीदी को पहले भेजा था, जब वो आउट होके गए फिर उनको भेजा, तो वो जो फिर छक्के और जो शॉट मारे थे ना, नवाज ने वाकई सही कह रहे हैं, नवाज ने बड़ी सेंसिबल बैटिंग की है, बहुत सेंसिबल बैटिंग की है। और उस टाइम पर उस प्रेशर में जिस तरीके से उन्होंने वो 6 लगाए ना,
वो वाकई बड़ा डिफ़िकल्ट था। और एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हमारे जो बॉलर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस, कहते हैं ना कि बॉलिंग ने हमारी जो है वो कम बैक किया, तो जो हमारे जो बॉलर्स हैं ना उनकी परफॉर्मेंस वापस आई है। और अशरफ भाई आप देखें कि वो इस तरीके से कर रहे थे कि हारिस रऊफ की एक बॉल पे उन्होंने जो है वो एक लंबा सा शॉट मारा, दूसरी जो बॉल थी उनकी उस पर उन्होंने फील्ड सेट की और उन्होंने कहा ये दिस विल गोइंग टू आउट, और वो कह के आउट कर रहे थे। ये कितनी बड़ी मतलब टीम के साथ जेलअप होना, सिंक करना एक दूसरे के साथ, जाहिर है जब आप जेलअप हैं तभी तो आप अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। नहीं देखिए कम बैक हुआ है, हाँ। नो डाउट, क्योंकि इससे पहले हारिस रऊफ का देखें तो वो डाउन हो गए थे, वो सही, हालांकि बाकी जो बॉलर हैं फिर स्पिनर हैं हमारे, वो बहुत अच्छा चल रहे थे, लेकिन आपके पेसर अगर पेस में आ गया ना और वो फॉर्म में आ गया, तो फिर सामने वाले की हालत ख़राब होती कि भाई आपकी शाहिनशाह अफरीदी, हारिस, फिर 2 स्पिनर आपके, वो हर मैच में विकेट ले रहे हैं, हर मैच में विकेट। अब उसका जो खौफ होता है ना वो सामने वाली टीम को, अब देखें ये फाइनल है और फाइनल में जब हमारी टीम होगी, चाहे हम बैटिंग करें या पहले बॉलिंग करें, सही, तो उसमें ये होगा कि वो अब प्रेशर होगा क्योंकि हमने बाकी टीमों को मारते हुए आए। अब ये जो फाइनल में ना सिचुएशन आपको चेंज नजर आएगा, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि जो विकेट वगैरह और इन सब का कहना है कि अब इस वक्त क्योंकि ये जो बड़ा मैच है उन्होंने भी देख लिया है कि पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है ना क्राउड फुल होता है और फुल मतलब के स्पॉन्सरशिप से सब होता है। तो इस वाले जो फाइनल होगा जो कल होने जा रहा है, तो उनके मुल्क में भी यानी भारत में भी और पाकिस्तान में भी फुल इनका जो है ना आप प्रेशर देख रहे हो, आवाम का भी, और सारे देख रहे हो एक एक बैटिंग किसने की क्या की, तो कल बहुत नोट होगा। और पाकिस्तान में आपको पता है और ख़ास तौर से कराची में तो मुख्य मुकामात पे आपने देखा है स्क्रीन्स लगती हैं। सही, चले जी यहाँ पर डिस्कशन को अभी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपको ये भी बताएंगे कि जी कल कौन सी टीम मैच जीतने जा रही है पेश गोई के नतीजे में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इसमें जिस तरह से पिछले वाले मैच के लिए अली भाई ने पेशगोई की थी, तो इस वक्त हमें हमारे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है अली मोहम्मद खान ने, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे अली भाई, आप ठीक ठाक हैं? अली भाई आपने लास्ट मैच के लिए प्रेडिक्ट किया था कि नहीं पाकिस्तान जीत जाएगा और संडे को आप देख रहे हैं मैच होते हुए, अभी बताएं अभी कल क्या होने जा रहा है, और एक एक 1 बाय 1 करके ना पूछेंगे कि कौन से प्लेयर की परफॉर्मेंस क्या रहेगी, कौन सा प्लेयर जो है वो चलेगा या क्या सीन है। देखिए ये भी बहुत मुश्किल मैच है, ये जो अभी कल मैच है ना, कल इन्होंने शायद हो सकता है इनको पता हो, हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी में एक टर्म होती है कमर दर अकरब, मून इन स्कॉर्पियो, तो कल भी और आज भी मून इन स्कॉर्पियो है, यानी जो चांद की पोजीशन है वो एक कमज़ोर बुर्ज होता है, कमर दर अकरब चल रहा है। तो ये क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान का जो एरीज़ है, असेंडेंट जो पाकिस्तान का है बुर्ज जो है वो हमल है, बुर्ज हमल, तो हमारे कमर से 8वें में चल रहा है, उनके 7वें चल रहा है, तो उनकी पोजीशन मजबूत रहेगी। लेकिन जो मैंने अपना है मेरे ख़ास टेक्निक है एस्ट्रोलॉजी की, उसके हिसाब से मैंने देखा है तो उसमें बहुत मुश्किल में बिल्कुल हो सकता है कि मैच टाई होके फिर पाकिस्तान जीते। अच्छा, मतलब आप ये देख रहे हैं कि कल पाकिस्तान को आप जीतते हुए बिल्कुल मैं जीतता हुआ देख रहा हूँ, लेकिन मुश्किल से, बहुत मुश्किल से ऐसा लगेगा कि बस पाकिस्तान हार गया। लोग उम्मीदें बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, ये भी हो सकता है कि बाद दफ़ा टाई जैसे होता है ना सूरत हाल, जैसे कल वाला मैच टाई हुआ इस तरह से, सुपर ओवर में जाके कोई फैसला हो या इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है, क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ जी बिल्कुल पाकिस्तान के जो कुछ प्लैनेट्स हैं वो पाकिस्तान की फेवर में हैं बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं ख़ास तौर पे वो बहुत अहमियत कल दिखाएंगे अपनी। अच्छा, अपनी जो अहमियत है ख़ास तौर पे जो शाहिनशाह अफरीदी हैं, अबरार हैं, इस तरह से हारिस रऊफ हैं, ये लोग बहुत अहम जो है ना इनका रोल रहेगा कल। अच्छा चले अली भाई से ना अभी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से भी पूछेंगे कि भाई क्या हुआ है हमारे कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को, लेकिन उससे पहले महराज भाई से ज़रा उनकी फेवरेट प्लेयर्स और ज़रा पेश गोई ले लूँ ना मैं। महराज भाई ज़रा बताएं कल के मैच में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है भाई? भाई देखिए शाहिनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ, ये 2 फेवरेट भाई, इनसे उम्मीद है हमें क्योंकि इन्होंने अटैक करना है और इनके अटैक करने पर ही जो है सारा रिजल्ट है। आपके ख्याल में कल कौन सी टीम जो है वो जीतने जा रही है? देखिए जी इस सवाल का जवाब देना ना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए बहुत अच्छा मुकाबला जो है ना टक्कर का है। मेरी टीम पाकिस्तान है। ये कोई आम मुकाबला नहीं है। देखिए जब पाकिस्तान और इंडिया की बात आती है ना तो वो खास हो जाता है, ठीक है ना। एक आम मैच को देखने के लिए अगर करोड़ों लोग बैठते होंगे, 2 करोड़ बैठते होंगे फर्ज कर लें, तो इस मैच को देखने के लिए ना 24 करोड़ बैठते हैं। Exactly. हर किसी के दिमाग में अगर वो अपना काम भी कर रहा होता है ना, तो आप यकीन करेंगे अपने मोबाइल फोन्स को ऑन करके रखा हुआ होता है, अपने काम भी कर रहे होते हैं लोग और देख रहे होते हैं, तो इसमें एक अलग ही जुनून होता है हमारा,
ठीक है, तो दुआएं तो हमारी पाकिस्तान के साथ हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं हम, और मुहब्बे वतन होने का सबूत भी देंगे। तो उम्मीद यही है कि अल्लाह करे, क्योंकि देखिए उम्मीद जो है ना वो हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी मिराज भाई ने प्रिडिक्ट नहीं किया कि कल कौन सी टीम जो है वो जीतने जा रही है। मुझे लगता है कल पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। इंशाल्लाह। अली भाई ये बताएं कि साइम अयूब जो है उनके हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें हो रही है कि भाई उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, या वो बॉलिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं और शाहीन शाह अफरीदी की बैटिंग भी बेहतर होगी। तो क्या आपको क्या लगता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी कि साइम अयूब के कुछ सितारे गर्दिश में कुछ जिस तरह से कहते थे पिछले प्लेयर्स पे पता नहीं किसी ने कुछ करा दिया, कुछ हो गया, ऐसा कुछ है? देखिए ऐसी चीज़ें होती भी हैं, नो डाउट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा। ऐसा होता है कि बाद दफ़ा लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर ना, कुछ जो लोग होते हैं इस फील्ड के, हाँ। वो बहुत ज़्यादा कुछ उनके साथ लिंक्ड लोग होते हैं, हाँ। जो प्लेयर कोई लिंक्ड हैं, ख़ासतौर पे पड़ोसी मुल्क में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। सही। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि बंदिश कर दी जाए, हाँ। दिमाग बांध दिया जाए, इस तरह की चीज़ें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा। इस्लाम में भी जो है जादू टोने को कहा गया कि ये एक हकीकत चीज़ है, हाँ। इससे पनाह मांगी गई अल्लाह की। सही, बिल्कुल। तो साइम अयूब खैर मैच्योर नहीं है इतने, उनको इतनी जैसे कहते हैं ना शाहीन शाह अफरीदी और बाकी लोगों के मुकाबले में उनको अभी टाइम चाहिए। अच्छा। और मजीद सही, मतलब उनके ऊपर ये कोई इस तरह की कोई चीज़ तो आपको नजर नहीं आ रही? देखिए ये तो उनसे ज़ाती तौर पर मुलाकात करके चेक किया जा सकता है, ऐसे हाँ, बैठे हुए अच्छा। हवाई तो हम नहीं चेक कर सकते। सही 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 हो भी सकता है, लेकिन सही। ये कि अभी उनको थोड़ा मेच्योर होना चाहिए, थोड़े उनको और मैचेस खेलने चाहिए और सीरीज खेलेंगे। हाँ। जब सीजनड हो जाएंगे तो फिर उनके प्ले में जो है ना वो एक आएगा, अभी वो सीजनड नहीं है, उनको भी टाइम चाहिए। तो कल के मैच में कौन से प्लेयर को आप देख रहे हैं रॉक करते हुए, कौन से प्लेयर को आप देख रहे हैं कि नहीं ये इनकी एनर्जी, इनकी पावर हिटिंग और ये विल गोना टेक द शो? देखिए हमारे जो ओपनर हैं वो थोड़ा सा ओपनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन मिडिल ऑर्डर कुछ परफॉर्म करेगा और वही आगे लेके चलेगा, और बॉलर्स जो है ना, हाँ। वो कंपनसेट करेंगे जो हमारे ओपनर्स की वीकनेस होगी। तो ओपनर्स में तो फिर अली भाई फ़खर जमान आ जाते हैं, ओपनर्स में तो फिर साइम भी आ जाते हैं, फिर ओपनर्स तो हमारे इस तरह देखें जो मुझे नजर आ रहा है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, जी, इल्म नजूम की रोशनी में मैं गलत भी हो सकता हूँ, हाँ। और मेरी बात मैं लोगों को बताता चलूँ कि वो नहीं है कि हाँ। 100% है, हाँ। गैब का इल्म अल्लाह के पास है, ये एक कैलकुलेटिव इल्म है। जैसे मौसमियात वाले पेशन गोई करते हैं कि जी बारिश हो रही है, तो गलत भी हो जाती, सही भी हो जाती, हाँ। आगे पीछे भी हो जाता है। 2 दिन उन्होंने कहा जी इस तारीख को नहीं पता, 2 दिन बाद हुई। तो मेरी ये इल्म जो है ये गैब का इल्म नहीं है, ये एक कैलकुलेटिव इल्म है, अर्थमेटिक जैसे कहते हैं ना, कि एक हिसाब किताब का इल्म है। लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो मिडिल ऑर्डर जो है वो परफॉर्म करेगा कल, मिडिल ऑर्डर, और बॉलर जो है ना वो हमारे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, और इसी तरह से जो बॉलर होंगे वो जब इंडिया के ओपनर्स को और मिडिल ऑर्डर को जो धचका लगेगा तो वो नहीं सह पाएंगे। और इंशाल्लाह ताला संडे का दिन है, संडे जो है वो सन को रूल करता है। अच्छा। तो पाकिस्तान का जो सितारा है वो मरीख है, मरीख की और सूरज की आपस में दोस्ती है, एक ये सितारा भी आपका, और इंडिया का जो है वो सितारा है जोहरा, वीनस। अच्छा। इसीलिए वो अक्सर अपने आप को भारत कहलवाते हैं, तो इंडिया से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमें भारत कहा जाए। तो जो वॉइस साउंड एनर्जी है ना उसमें भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। हमारे यहाँ तो हम लोग इस चीज़ को नोटिस नहीं करते कि जी क्या पुकारा जा रहा है, हमें क्या, हमें तो खैर पाकिस्तानी पुकारा जाता है, लेकिन वो अपने आप को प्रेफर करते हैं कि हमें भारत पुकारा जाए। अच्छा। तो वो टॉरस का इफेक्ट उनके ऊपर ज़्यादा आता है, इसीलिए आप देखें उनकी इंडस्ट्री, शोबिज़, लग्जरी चीज़ें, आप बिलियनर्स देख लें उनके यहाँ, तब चीज़ें जो इससे रिलेटेड है, वीनस से रिलेटेड। तो कल जो दिन का लॉर्ड है यानी सूरज, वो हमारे फेवर में होगा। तो इम्कान ये है कि इंशाल्लाह ताला बहुत टफ मैच होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप देखें जी पाकिस्तान जीत गया, आखिरी बॉल तक आपको लगेगा पाकिस्तान हारा जीता। बड़ा सनसनीखेज मैच होगा, बिल्कुल ऐसा खतरनाक मैच होगा कि मैं ये तक समझता हूँ कि टाई तक हो सकता है मैच, और आखिरी जो सुपर ओवर्स में जैसे होता है तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, सुपर ओवर तक भी जा सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कांटे का मुकाबला, तो इस तरह का मुकाबला मुझे उम्मीद है होने की, क्योंकि बिल्कुल मैंने जो कैलकुलेशन की उसके हिसाब से आखिरी बॉल तक आप ये बड़े बड़े जो प्रेडिक्टर होते हैं वो ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि पाकिस्तान जीत रहा है या इंडिया जीत रहा है। चलिए जी, ये मैच कल का सनसनीखेज होने जा रहा है और अल्लाह करे दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। अली भाई जिस तरीके से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अल्लाह करे वाकई इसी तरह से हो। अशरफ भाई ज़रा ये बताएं कि अभी जिस तरीके से प्रेडिक्शंस भी सामने आ रही हैं और ओवरऑल अगर हम मैच के स्टैट्स भी देख लें या हमारी जो टीम की परफॉर्मेंस है वो भी देख लें, जिस तरह से हमारी बॉलिंग ने कम बैक किया है, तो एवरीवन इज सेइंग कि आप जितने भी क्रिकेट एनालिस्ट की बात कर लें तो दे आर सेइंग कि नहीं ठीक है, हमारी जो बॉलिंग है उसने कम बैक किया है, बड़ा सेंसफुली जो है प्ले कर रहे हैं, फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, जितने बॉयज़ हैं वो ग्राउंड में बड़ा जैलप नज़र आ रहे हैं, मतलब बॉल टू बॉल
दे यूज टू कम्युनिकेट ईच अदर। ये बहुत सारी टीम्स में या बहुत सारे कैप्टन्स की कैप्टनसी के दौरान हमने नहीं देखा कि अगर एक बाउंड्री को बॉल लग रही है जाके तो कैप्टन जो है वो बाकियों को सिग्नल दे रहा है या बात कर रहा है कि ये क्या हो रहा है। ये शायद पिछली कैप्टनसी में हमने नहीं देखा और हम यही कहते थे कि पिछले बार जो कैप्टन है वो क्यों नहीं कम्युनिकेट करते। तो बहुत सारी चीज़ें प्लस हैं। जहाँ तक हमारे बैटिंग ऑर्डर की बात आती है तो हमारा जो मिडिल ऑर्डर है, अगर वो हमारा मिडिल ऑर्डर चल जाता है तो यकीन करें कि हमारी टीम को ना जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कि इधर से आपके पास बॉलर्स की क्वालिटी अच्छी है, फील्डिंग अच्छी है, यहाँ जो हमें जो एक फेस करना पड़ता है ना वो है हमारा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स या फिर बैक टू बैक विकेट्स जो हैं वो हमारी डाउन होती है। जी बिल्कुल सबा, अगर देखा जाए दोनों मैचेस जो कल जो फाइनल होने जा रहा है तो मैं बताऊं कि साइम जो है, जो कि हमको ये कहा जा रहा था कि इंडिया को बहुत रिस्पांस देगा। हाँ। क्योंकि साइम की जो बैटिंग का स्टाइल है अगर आप देखें तो हर कोई उसको स्टाइल बिल्कुल यूनिक आया था। हाँ। साइम का ये हुआ है 6 मैचेस में 4 डक हुए हैं। हाँ। तो ओडी का साइन होता है ना, ओडी जो हाँ। तो 0-0-0 4-0 के बाद फिर उन्होंने 23 रन मारे। तो साइम को मैं बहुत पसंद भी है और साइम को देखा भी है। तो कल जो लग रहा है, जो मैं अपना प्रेडिक्ट कर रहा हूँ जो उसको देखा है, क्योंकि वो प्रैक्टिस बहुत की है और जो इनका इनर जो होता है, जो हमारे रिपोर्टर भी हैं उनसे भी टच में था, तो साइम ने बहुत उसको मतलब इंडियन बॉलर्स को ख़ास तौर से किस वक्त किसको कैसे खेल रहा है तो उसको बताया गया। हमारे 1-2 प्लेयर भी गए सही, तो उन्होंने बताया जो सीनियर प्लेयर्स हैं फॉर्मर, और साइम को बोला है कि आप जाएँ जस्ट प्ले योर, कैसे जिस तरीके से आप प्ले करते आप अपनी क्रिकेट। अब मेन ये है कि अब इनिशियल स्टार्ट अगर हम क्या हो रहे हैं, हम कोलैप्स हो रहे हैं शुरू में। इंडिया से जो 2 मैच हुए हैं अगर आप देखें विकेट जो गिरी हैं, हम आए तो बैक टू बैक विकेट गिरी है ना, बैक टू बैक। अगर इनिशियल हमने 5 ओवर हमने निकाल लिए ना सही, ठीक है, और इंडिया के सामने अगर हम बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो हम 5 ओवर निकाल लिए और हमने अच्छा पेस से लीजिए, क्योंकि इंडिया की बैटिंग देखें आप वो आते ही धप 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 दोनों। ये अशरफ भाई ने बहुत अच्छी बात की कि अगर हम पहली बैटिंग कर लेते हैं तो ये ऐसे ही कहा ना अशरफ भाई आपने कि अगर हम पहली बैटिंग कर लेते तो मेरे ख्याल में और 5 ओवर अगर शुरू के हम यूटिलाइज कर लेते तो दैट कुड बी बेनिफिशियल फॉर द टीम। उसमें ये होता है कि जो आगे आ रहे होते हैं ना उनके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। चलिए जी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे फिर इस हवाले से मजीद डिस्कस करेंगे। चले जनाब, तो मैच की ये ग्लिम्सेस आपने देखे, बांग्लादेश वाला मैच था, उसके बाद आपने देखे ये हैप्पी फेसेस और ये बड़ी ज़बरदस्त जो है रील है, ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है वीडियो इनकी। और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो जहाँ पर भी होते हैं उनकी वीडियोस इसी तरीके से वायरल होती हैं। हमने आपके साथ में ये कुछ बेहतरीन मोमेंट्स जो हैं वो शेयर किए। अली भाई हमारे साथ हैं। अली भाई ये बताएं कि क्या करना चाहिए पाकिस्तान को कि पहले बॉलिंग करे बैटिंग करे, मतलब क्योंकि पाकिस्तान का इशू ये है, इंडिया पाकिस्तान के मैच का इशू ये है कि नर्व्स का मैच कहलाता है। यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें एक साइड पे हो जाती हैं और फिर सारी चीज़ प्रेशर के ऊपर आ जाती है। बिल्कुल आपकी बात सही है। असल में देखें दोनों एक ही ज़बान बोलते हैं, एक ही जैसा कल्चर है और माइंडसेट भी एक जैसा है कमोबेश। नहीं माइंडसेट थोड़ा अलग है अली भाई। हम थोड़ा सा अगर हमारी टीम अच्छा फाइट कर रही हो थोड़ा माइंडसेट मतलब ये कि तो सोचने का अंदाज करते हैं, वो तो बड़े जा रहे हैं ना। माइंडसेट का मतलब ये कि उनका मतलब सोचने का अंदाज जो होता है ना, जैसे आप अगर ऑस्ट्रेलिया को और ब्रिटिश को देखें, इंग्लैंड को देखें, तो दोनों का माइंडसेट एक जैसा है, प्लेइंग का स्टाइल कमोबेश एक जैसा है। हाँ। तो हम मेरे हिसाब से देखें, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ ना मैं एक्सपर्ट हूँ क्रिकेट एक्सपर्ट ज़्यादा जानते हैं। मेरे हिसाब से देखें पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को जो मेरे हिसाब में आ रहा है कि बॉलर जो है ना ज़्यादा फेवर करेंगे और अर्ली विकेट्स गिर जाएंगी जब, तो उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। वो नहीं, मतलब पाकिस्तान और इंडिया का मैच वही आपकी बात है कि एक जज्बाती मैच होता है। हाँ, मतलब जज्बात के ऊपर चल रहा होता है मैच। ये क्रिकेट टेक्निक पे या क्रिकेट स्किल्स पे नहीं चलता, ये जज्बात पे चल रहा होता है। और जज्बाती चीज़ जो है ना वो अकल से ज़्यादा जो है ना वो जज्बात पे चल रही होती है। तो अगर आप हम लेकिन हमें अकल से चलना चाहिए। हमारी जो लीडिंग एज है वो हमारी बॉलिंग है इस वक्त। तो हमें अगर उस लीडिंग एज से फ़ायदा उठाते ही अर्ली अगर हम 4-5 विकेटें ले लेते हैं शुरू में 10 ओवर के अंदर, तो फिर इंशाल्लाह ताला उम्मीद ये है कि जब आपकी आधी कमर टूट जाती है तो फिर आप उठ नहीं पाते। उनके प्लेयर इतने बड़े नहीं हैं, वो साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि 8वां प्लेयर भी जो है वो सेंचुरी मार रहा है, ऐसा नहीं होता। ये हमारे दोनों के यहाँ यही बात है कि अगर हमारे शुरू की 4-5 विकेटें गिर जाती हैं, पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, वो कम बैक नहीं कर पाता। आपकी प्रेडिक्शन पे या आपका जो भी कैलकुलेशन होता है उसके हिसाब से ये, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का गेम नर्व्स का गेम है, मतलब प्रेशर हैंडल जो टीम कर लेती है वो जीत जाती है, चाहे कोई कितना भी बड़ा बैट्समैन क्रीज पे हो। लेकिन अगर वो प्रेशर नहीं लेता तो ऑब्वियसली वो सेंसिबली बैटिंग कर जाते हैं। ये कितना काउंट करता है आपके कैलकुलेशन के हिसाब से कि जो टीम बहुत कूल काम बिल्कुल रिलैक्स होके अगर जाते हैं वो कितना फायदा देगी? देखिए हम तो जो एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं ना, हम तो प्लेनेटरी कि मुझसे किसी ने पूछा जी पाकिस्तान
जीतेगा इंडिया, तो मैं तो उस वक्त के प्लेनेट्स के सितारों की पोजीशन देखता हूँ कि जी पाकिस्तान को अगर मैं खड़ा करता हूँ तो पाकिस्तान के सितारे कहाँ बैठे हुए हैं, कौन फेवर कर रहा है पाकिस्तान को, कौन सा सितारा। हाँ। हमारे कुछ फार्मूलाज होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, तो उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट करता हूँ। और बाद दफ़ा ह्यूमन एरर होता है कि हमारे अंदर, अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं मैं हकीम भी हूँ, क्वालिफाइड, आपको पता है, मैं अपने बच्चे का इलाज करूंगा तो मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ होगा कि गलत ना हो जाए। इतना जब मैं प्रेडिक्शन अपने मुल्क के लिए कर रहा होता हूँ तो मेरे दिल में एक बायसनेस होती है, कुदरती तौर पे होती है, मैं ना चाहते हुए भी बायसनेस का शिकार हो जाता हूँ बहुत दफ़ा। तो इसी तरह जब हमारे यहाँ PSL होता है, तो कराची किंग्स का मैच होता है, तो एक बायसनेस होते थे कराची वाला होने की वजह से या कराची से मोहब्बत होने की वजह से कराची की तरफ फेवर चला जाता है। तो ये एक ह्यूमन एरर हम कह सकते हैं कि हमारा ह्यूमन एरर है। इल्म में कोई गलती नहीं होती, लेकिन मेरा जो हिसाब है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से यही है कि पाकिस्तान के जीतने के बहुत कवी इम्कानात हैं, लेकिन मैच आसान नहीं होगा, बहुत टफ मैच होगा, जिसे आप तारीखी मैच करार देंगे। तारीखी मैच करार देंगे जी, ये ऐसा मैच होगा। अली भाई के प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंगली इट्स गोइंग टू बी अ हिस्टोरिकल मैच। अच्छा, और बॉलिंग चलेगी इसमें? बॉलिंग चलनी चाहिए और बॉलिंग ही करनी चाहिए, बाकी तो बेहतर एक्सपर्ट जानते हैं, जो बड़े बड़े हैं, जिनको मतलब डेकेड्स का तजर्बा है। हमारे यहाँ जो टीम स्पेशलिस्ट हैं, डेकेड्स का तजर्बा है, उनकी अपनी नज़र है कि वो क्या चीज़ पहले करते हैं, टॉस जीत के क्या। असल तो देखें, जो टॉस जीतता है उसके हाथ में सारा कंट्रोल होता है और उसका फैसला डिसाइड करता है कि आप विनर हैं या नहीं। लेकिन हमारी एस्ट्रोलॉजी पहले से बता देती है कि भाई ये विनर है, ये विनर, हाँ ये विनर है। कि हम जब जायचा बनाते हैं तो हम, बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही बता देते हैं कि ये बड़ा होके ये बनेगा, इसकी इतनी शादियाँ होंगी, एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन से। तो लेकिन उसमें भी हम, हो सकता है कि हमारी कुदरत नहीं चाहती कि हमारी प्रेडिक्शन सही हो, हमारे नज़र से वो फार्मूला निकल जाएगा। कुदरत बाद दफ़ा ना हमारे बीच में हडल डालती कि अगर इतना ही ये इल्म एक्यूरेट हो जाता था तो अल्लाह ताला ने पूरी कौम पलट दी। क्योंकि वो लिमिट तक, अल्लाह चाहता है कि हर चीज़ लिमिट तक रहे। सही, बिल्कुल। ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एक कैलकुलेटिव इल्म है। मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, लेकिन इल्मी अंदाज़ा ये है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला मैच जीतेगा, लेकिन बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, और बहुत एक सनसनीखेज मुकाबला होगा। हाँ बिल्कुल। और बात वो ये कि आपने जितनी मेहनत की होती है उस हिसाब से जो है वो अल्लाह ताला आपको नताइज भी देते हैं, और दुआएं भी कौम की जो है वो टीम के साथ हैं। और इसके अलावा हमारी जो टीम है वो भी बड़ी जलप नज़र आ रही है, मेहनत कर रही है, इंटेंट है और कंसिस्टेंसी भी नज़र आई है। बस हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है ना, उसको सेंसिबली प्ले करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप देखें कि ये मैच का पूरा सिनेरियो जो है ना वो चेंज हो जाएगा। अशरफ भाई, अब जिस तरीके से अली भाई कह रहे हैं कि भाई पहले बॉलिंग अगर करें तो वो ज़्यादा फेवरेबल है, व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? बॉलिंग पहले करनी चाहिए, हमें पहले बैटिंग पे ऑप्शन पे जाना चाहिए क्या? देखिए, कल जो मैच हो रहा है तो ग्राउंड के जो पिच है, जो हम, मैं जैसे क्रिकेट खेलता हूँ तो हम लोग जो उससे पहले हमारा प्लान होता है, जो भी हम लोग देखते हैं कि हम पहले जो पिच रिपोर्ट है वो चेक कर लें, क्या कह रही है। तो उसके बाद वो वहाँ पे जो एक्सपर्ट होते हैं वो बताते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट से मुराद हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, बॉलर्स भी और बैट्समैन भी, वो ये कहते हैं कि पिच में नमी है या क्रैक पड़े हुए, तो ये फैसला करें, तो कैप्टन को मैसेज चला जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है वो सामने हो। जो मैंने देखा है, जब यहाँ पे मैच हो रहा था कराची में, तो मैं गया था, तो वहाँ जाके देखा था, तो वहाँ पे जो पिच की रिपोर्ट आई तो सारे बैठे हुए थे, मैसेजेस आ रहे थे, उन्होंने कहा बॉलिंग। अच्छा, तो अगर टॉस जीतते हैं तो बॉलिंग लेंगे, और वही हुआ। सही। तो ये प्रोसेस हो, क्योंकि बैकग्राउंड क्या हो रहा है, क्योंकि ये पहले से प्रैक्टिस कर ली जाती, क्योंकि जब टॉस होता है, टॉस से पहले पिच रिपोर्ट आती है, और पिच रिपोर्ट दोनों को दी जाती है। जो एक्सपर्ट जाके देखते हैं ग्राउंड पे कि क्रैक पड़ा हुआ है या घास उगी हुई है, तो वो बॉलिंग के हिसाब से जो ना वो देखते हैं। अगर वो बैटिंग के हिसाब से हो रही है तो आप कहेंगे बैटिंग नहीं। अब ये होगा पिच रिपोर्ट के ऊपर, ये जो बताऊँ ना, जो टोटल जो टेक्निकल होती है, और ये पीछे से होता है। मैं बताऊँ, अभी जो हमारे सरकारी टीवी पे जो बैठे हुए हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, शुएब अख्तर जी। अच्छा, शुएब अख्तर ने कहा कि उनको जो है वो बताया, जैसे हारिस रऊफ को बताया और शाहीन शाह आफरीदी को बताया, और आफरीदी, हमारे शाहिद आफरीदी साहब, उन्होंने भी इन दोनों को बहुत ज़बरदस्त, यानी कि जो मैंने देखा प्रैक्टिस में इनको जो करा रहे थे, जो पिच में जाके, आप पिच होती है ना विकेट के सामने, एक सिंगल विकेट के अलावा 3 होती है ना हमारी बेल्स, एक बेल लगा के दोनों साइड बेल रखी और कहा कि इसके अंदर बॉल कराओ, और सारी बॉल उसमें चाहिए। यानी कि वो जो 2 आपने बेल रखी बीच में और सामने एक सिंगल विकेट है कि इस पर मारोगे तो आप अपने टारगेट को हिट करोगे। तो आप माइंड को सेट करो कि मुझे कहाँ खेलना है, कहाँ बॉल करानी है, मुझे अगर पेस है तो मुझे बाहर नहीं फेंकनी है, मुझे विकेट को कवर करना है, सिर्फ विकेट को ही, सिर्फ विकेट को, तो बैट्समैन नहीं खेल पाएगा। तो ये जो प्रैक्टिस हो रही थी, ये यही सेम मैं बताऊं, शुएब अख्तर जो लेजेंड है हमारे,
यानी कि इनसे तेज़ बॉल दुनिया में किसी ने नहीं कराई है। उसके बाद शाहिद आफरीदी जो स्पिनर में भी और बैटिंग में भी आपको पता है, ये सारे टॉप फ्रंट पे खड़े होके उनको बताया है अभी। और क्योंकि जो मैच है मतलब इतने सालों के बाद 4 सदियों के बाद हम सामने हो रहे हैं और फाइनल में हैं, तो मेरे हिसाब से जो इस वक्त जो बॉलिंग का जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है। और इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड जिसे हम बोलें कि हारिस भी हैं हमारे, शहनशाह आफरीदी हैं, फिर स्पिनर भी हैं। तो अगर ये चार फिर बॉलिंग करा ही लेते हैं, चारों का जो अगर जादू चल गया ना सबा, तो मैच हमारे हाथ में आ जाएगा। बिल्कुल, जल्दी से बताएं कौन जीतेगा। अब तो बताएं, आप तो प्रिडिक्ट कर दें। भाई इंशाल्लाह कल इधर उधर से भी आपको पता चल गई है चीजें। देखिए जी सूरत हाल है जो अभी अली भाई ने भी बताया, तो चलें ठीक है, मुश्किल से सही, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल भाई पाकिस्तान जीतेगा। हमारी सारी दुआएं, हमारी सारी एफर्ट्स पाकिस्तान के साथ हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान को जीतना चाहिए, जो बात है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी प्लेयर्स को भाई। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया महराज भाई, हमारे शो पर है। शो में यह वक्त है एक ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर करेंगे ढेर सारी बातें। अली भाई हमारे साथ ही मौजूद हैं और फिर हमें ज्वाइन करेंगे हमारी शेफ्स। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई मैच का सीज़न है और अब कल बड़ा मैच है और मैच के हवाले से खाने पीने की बातें ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो हमने बुलाए हैं शेफ़ जो कि ये बताएंगे कि मैच के दौरान जल्दी जल्दी झटपट आप कौन सी रेसिपी बना सकते हैं और बैठ के मज़े से मैच देखते हुए वो खा सकते हैं। तो अब्दुल्ला हमारे साथ है, अदनान भाई हमारे साथ हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग, ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, अदनान भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, ये बताएं आप क्या बना के लेके आए? मैं लाया हूँ झटपट स्पेगेटी लाया हूँ। हाँ, इसलिए कि मैच जब होता है तो लोगों की एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, टाइम थोड़ा लोगों के पास कम होता है, ज़ाहिर है वो मैच की एक्साइटमेंट होती है। तो उसमें ये कि झटपट पास्ता में चिकन है और वैसे भी आजकल चिकन के रेट थोड़े कम हुए हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। वेजिटेबल के थोड़े आई हैं तो वेजिटेबल मैंने थोड़ी कम डाली हैं। स्पेगेटी है वो भी इजीली अवेलेबल है, थ्रू द आप ऑनलाइन मंगा लें, मार्केट से मिल जाती है। तो जस्ट वो है कि घर के स्पाइसेस हैं, ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर है, ग्रीन चिली और ये सॉसेस थोड़े से केचप वेचप डाल के उसको फ्राई किया, देन फिर वो स्पेगेटी का जो अकॉर्डिंग मैंने उस तरह बनाया और फिर सर्व किया। चलिए जी, ये दिखाएं ज़रा अदनान भाई की जो स्पेगेटी है, इसको आप ज़रा फोकस करके दिखाएं, बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। अच्छा, मैच के टाइम ये रेसिपी जो है ना बड़ी जबरदस्त लगती है, है ना? बिल्कुल, क्योंकि आप खाते भी रहे ना, मैसी है ना, कोई इतना ज्यादा आपका प्रॉब्लम है। मैक्रोनी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है स्पेगेटी को यूज करें, आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये एक मेरा एक है। और अगर रन अच्छे कर रहा हो पाकिस्तान तो फिर ये आप ज्यादा खाते हैं खुशी में कि भाई चले जी अभी तो खुशी का टाइम है। तो ये वो डिशेज हैं जो कल मैच के दौरान और ओवरऑल किसी भी सेलिब्रेशन के दौरान जब आप टीवी पे देख रहे हो तो आप बड़े मज़े से खा सकते हैं और उसको ट्राई कर सकते हैं। अब्दुल्ला हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला, आप क्या बना के लेके आए ये बताएं, फिर उसके बाद करेंगे मैच की बातें। बिल्कुल, ये है चिकन लोडेड नाचोस हैं। ये बहुत इजीली जो है वो रेडी हो सकते हैं, 15 to 20 मिनट्स में ये रेडी हो जाएंगे। ठीक। और इसकी ये जो नाचोस हैं ये जो है ये मैक्सिकन क्यूजीन से आया है। अच्छा। ये डिश जी, ये टोर्टिला चिप्स में जो है वो रेडी होती है। हाँ। जो कॉर्नफ्लोर होता है, मकई का जो आटा होता है, उसकी जो चपाती बनती है उसको ट्रायंगल शेप के अंदर जो है वो कट कर लें। अच्छा जी। और तो अब्दुल्ला, आपने ये सोचा कि जब कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा होगा तो लोग भाई कि बहुत हैवी डिशेस बनाने से बेहतर है कि ये नाचोस बना लें, तो आपने इसको मद्देनज़र रखते हुए, कल के मैच को मद्देनज़र रखते हुए आपने बनाई ये डिश, इसकी रेसिपी भी बताएं ताकि लोग कल जल्दी से जो है वो पहले से प्रिपेयर कर लें। 5, 5:30, 6 के टाइम पे आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेनी है, दैट विल बी ओके जी। बिल्कुल, ये बहुत ईजिली है, जैसे मैंने आपको बताया ये मकई के आटे के अंदर जो है वो ये रेडी हुई है। इसकी चपाती जो मकई के आटे के अंदर कॉर्नफ्लोर जिसको हम कहते हैं, सही, उसके अंदर आप एक चपाती बना लीजिए, उसको ट्रायंगल शेप के अंदर जो है वो कट कर लें। अच्छा, ठीक है, ट्रायंगल शेप के अंदर आप इसको कट कर लीजिए। हाँ। और फिर इसको फ्राई कर लीजिए। अच्छा, सिंपल ये फ्राई होगी, उसके बाद इसको अलग रख लीजिए। हाँ। और फिर इसकी एक डिप बनती है, चीज़ सॉस बनती है। उस चीज़ सॉस की जो रेसिपी है वो ये है कि थोड़ा सा पैन के अंदर आप जो है वो मिल्क ले लीजिए। अच्छा, मिल्क के साथ ये चीज़ सॉस बनाने की जो रेसिपी है ना जी, ये अब्दुल्ला बता रहे हैं हमें, और अब्दुल्ला थोड़ा सा स्लो करके बताए ताकि लोगों को ना समझ में आ जाए। तो अब बताएं आपने करना क्या है। पैन के अंदर आप मिल्क ले लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। उसके अंदर 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर दीजिए। ठीक। और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। ठीक। देन आप इसके अंदर जो है वो ऑरिगानो, एक वो हर्ब्स है, हाँ, वो ऐड कीजिए इसके अंदर। और फिर इसके अंदर जो है वो श्रेडेड जो चीज़ होती है हमारी वो ऐड कीजिए। अगर वो वाइट में यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसके अंदर थोड़ी सी आप हल्दी डाल दीजिए ताकि ये कलर जो है वो येलो आ जाएगा इसके अंदर। अच्छा, तो येलो कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। सही। और अगर आप येलो चीज़ ही यूज़ कर रहे हैं, हाँ, तो वो ज़्यादा जो है वो अच्छा है इसके लिए।
सही। फिर उसके बाद 2-3 मिनट तक आप इसको रेडी कर लें। ये बिल्कुल जो है वो रेडी हो जाएगी इसकी सॉस। इसको फिर आप पैन से निकाल लीजिए। फिर आप इसकी जो है वो चिकन रेडी करिए। चिकन रेडी होगी इसकी। और चिकन की जो रेसिपी है वो ये है कि पैन के अंदर आपने चिकन ले ली। चिकन को क्यूब्स के अंदर, ब्रेस्ट का जो पीस है बोनलेस का, सही, वो ले लीजिए। और उसको क्यूब्स की शेप में आप कट कीजिए एंड देन इसको भी पैन के अंदर डाल दीजिए थोड़े से ऑयल में। सही। और फिर इसके अंदर जो है ये सॉल्ट, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, क्रश चिलीज़ और हमारी हल्दी बिल्कुल ज़रा सी, लाल मिर्चें, ये सब डाल के आप इसको अच्छे तरीके से 10 मिनट तक 12 मिनट तक आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करिए। सही। और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको रख दीजिए ताकि चिकन जो है वो अच्छे से पक जाए। एंड देन उसके ऊपर जो है बारबेक्यू सॉस ऐड कीजिए क्योंकि ये बारबेक्यू फ्लेवर के अंदर है। अच्छा। जी, ये बारबेक्यू फ्लेवर में। फिर इसके अंदर बारबेक्यू सॉस ऐड करके आप जो है वो 5 मिनट तक, 3-4 मिनट 5 मिनट तक आप इसको मिक्स कर लीजिए। सही। एंड देन फिर इसको सर्विंग के लिए निकाल लीजिए। फिर इसकी जो है ये टॉपिंग होगी, बिल्कुल गार्निशिंग होगी इसके। चलिए जी, और फिर ये नाचोस जो हैं ये रेडी हो जाएंगे और ये मैच के लिए दोनों डिशेस, स्पैगेटी हो या नाचोस, परफेक्ट है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं अली भाई से। अली भाई, ये आप देख रहे हैं लोग कैसे मज़े से तैयारियां कर रहे हैं। हमने भी जो है वो शेफ्स बुलाए हुए अपने कल के लिए कि भाई कल क्या क्या बनाना है, क्या क्या चीज़ें होनी है, कल क्या क्या हैपनिंग्स होनी है। अब जिस तरीके से जब आप प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं और मैच टू मैच, थोड़ा अपना ड्यूरिंग मैच की बात कर लेते हैं कि एक प्रेडिक्शन वो है जो आपने प्री मैच कर दी, यानी आज हमारे शो पे आपने एक प्रेडिक्शन कर दी। अब एक प्रेडिक्शन वो होती है जो खुद आप जब मैच देख रहे होते हैं, यानी जब मैच चल रहा है, मैच स्टार्ट हुआ है, तो उस टाइम पर जब आप देख रहे होते हैं मैच, तो उस टाइम पर भी प्रेडिक्शंस चेंज हो रही होती हैं या हालात और वाक़यात देखते हुए आपको फील हो रहा होता है या आपका कैलकुलेशन आप उस टाइम भी कर रहे होते हैं कि ओके फाइन, अभी 2 विकेट्स जो हैं वो गिर गई हैं, तो व्हाट्स गोइंग ऑन और अभी फर्दर क्या हो सकता है, कुछ ऐसे तब भी आप बैठ के कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं? एक चीज़ होती है मतलब बहुत से लोग, पूरे हमारे मुल्क में तो खैर नहीं है, बाद मुल्कों में जो लोग होते हैं बैटिंग करने वाले वो हमसे रब्ता करते हैं, वो बॉल टू बॉल प्रेडिक्शन लेते हैं हमसे। अच्छा। कि ये जो बॉल आ रही है इस पे अब जो प्लेयर है ये आउट होगा या 6 मारेगा। लेकिन ये तो फिर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम चीज हो गई ना कि मतलब इतना कौन देखिए, हम ऐसा भी होता है। अच्छा। एक सेकंड का हम प्रेडिक्शन करते हैं। अच्छा। बाकायदा हमारे पास ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि आप जैसे आपने ये टाइम देखा हमने इस वक्त का जी इतने बजे पर इतने मिनट पर इतने सेकंड पे अभी बॉल फेंक रहा है, तो अब ये बॉल इस सितारे की साथ में गिर रही है, ये सितारा इससे ये सेकंड्स में प्लैनेट्स की पोजीशन बात मूव हो रही होती है। अच्छा। उसको हम फिर देख के प्रेडिक्शन ऐसे भी ओवर टू ओवर भी प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन तब जब वो मामला होता है कॉमनली हम लोग नहीं करते। सही। उसमें हमें फिर पैसे भी मिल रहे होते हैं एक्स्ट्रा। इसमें क्योंकि कैलकुलेशन में काफ़ी मतलब लैपटॉप लेके हम बैठ जाते हैं, एक चीज़ को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एक सेकंड को देख रहे होते हैं, उसमें फिर हमें इसकी भी प्रेडिक्शन हो जाती है, इसकी प्रेडिक्शन भी हो जाती है। और सही, ये कि ये मिसाल के तौर पे जैसे हम लोग अभी तो खैर प्रिपेयर नहीं थे, अगर हमें पहले से बता दिया तो हम टॉस तक की प्रेडिक्शन करते हैं कि टॉस कौन जीतेगा, ए जीतेगा या बी जीतेगा, और फिर उसके बाद फर्स्ट ओवर में क्या होगा, सेकंड ओवर में क्या होगा, थर्ड ओवर में क्या होगा, इन डेप्थ एनालिसिस। हाँ ठीक है। अच्छा, लेकिन पता है क्या होता है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेडिक्शन की तरफ जाते हैं या एक्सट्रीम प्रेडिक्शन के हवाले से आप बिल्कुल उसके ऊपर स्टैटिक हो जाते हैं ना, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ मिस हो जाए, यानी वो जिस प्रेडिक्टर ने प्रेडिक्ट किया है उससे थोड़ा सा मिसकैलकुलेट हो जाए ना, तो लोग कहते हैं जी ये क्या। तो ये जो प्रेडिक्शंस होती है ना, इसको आपने सर पे नहीं लेना होता। ये प्रेडिक्शंस जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर फन फैक्ट्स कह सकते हैं आप इनको, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जी ठीक है ओवरऑल किसी ने जनरली प्रेडिक्ट कर दिया, जस्ट लाइक आपके जो क्रिकेट के जो एनालिटिक्स होते हैं, जो क्रिकेट के आपके जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो सिचुएशन देखते हुए प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। कई सारे हमारे ऐसे सीनियर प्लेयर्स भी हैं जो कि प्रेडिक्शन करते हैं कि देखिए जी ये अभी इसको जो है वो अगर 3 नंबर पे भेजा है या 4 पे भेजा है तो ये ऐसे होगा, तो वो एक्सपीरियंस भी बड़ा काउंट करता है। तो एनीथिंग कैन हैपन, कोई चीज़ हुर्फ़ आखिर नहीं होती, मगर ये एक तरह का आप इसको फन फैक्ट्स में ही ले सकते हैं। अच्छा अली भाई, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि बॉल टू बॉल प्रेडिक्शन भी होती है और ये सारा सिनेरियो बन रहा होता है, वहीं पर प्लेयर्स वगैरह भी कभी कोई रब्ता वगैरह करते हैं आपसे कि अली भाई ज़रा बताएं हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, और कोई है कोई कभी किसी प्लेयर ने कोई आपसे कॉन्टैक्ट किया? जब मैं एक बड़े चैनल पे जाता था वहाँ पे यूनुस खान साहब से मुलाकात हुई। अच्छा। उनका डिस्कस किया मुख्तलिफ लोगों का ऐसे प्रोग्राम में। ऐसे जैसे मिसाल के तौर पे एक जिसे कहते हैं एंजॉयमेंट के लिए सीरियसली किसी ने रब्ता कभी नहीं किया। क्योंकि देखिए इससे फिर ना बात ये है कि हम लोग तो, आप लोग तो शायद फन फैक्ट समझते हैं, हम तो एक सीरियस, हमारा तो एक प्रोफेशन है, काम है, हम तो इसे
लाइफ और डेथ का मैटर समझ के प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। तो अगर आदमी को बहुत सारी चीज़ें अच्छी पता चल जाती हैं तो बुरी भी पता चल जाती हैं। हर आदमी बुरी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। सही। कि फ़र्ज़ करें किसी को हमने प्रेडिक्शन दे दी कि जी ये, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं मरहूम आमिर लियाकत साहब के साथ एक प्रोग्राम कर रहा था जी 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 बड़े चैनल पे जी। तो हुमायूं सईद साहब बैठे हुए थे जी जी, अभी सुन रहे होंगे अगर, तो उनका जायचा बनाया, वो मतलब मजाक उड़ा रहे थे। मैंने कहा देखें आपका ये साल जो है ना, इस टाइम पे आपके एक्सीडेंट होगा बड़ा खतरनाक। और वो इत्तेफाक से बैंकॉक गए और उनका बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हुआ। जब वो वापस आए तो उनकी वाइफ ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने बताया कि ये मामला हुए थे हमसे। देखें ये इल्म जो है ना, इससे दुनिया भर में इस्तेफादा हासिल किया जाता है। अच्छा, आप देखें ना, अब ये जो यहूदी हैं ये फ़लस्तीन पे मुस्तकिल इतने अरसे से खामोश बैठे थे, अब इन्होंने हमला करना क्यों शुरू किया? प्लानिटरी एक साइकिल चलते हैं सही, वो पूरा देख के वो सारा कैलकुलेशन करके और वो सारी चीजें जो है वो कर रहे होते हैं। ये बताएं आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? देखिए मेरे फेवरेट प्लेयर में हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं। ये दोनों प्लेयर मेरे फेवरेट हैं। अच्छा जी, ये दोनों प्लेयर्स जो हैं वो फेवरेट हैं और दोनों की जो फॉर्म है वो वापस आ गई और दोनों ने बड़ी मेहनत की और अल्लाह ताला इन दोनों को बड़ा कामयाब करे। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे शेफ्स भी मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा पूछते हैं कि कल के मैच के लिए क्या भाई सिचुएशन है, क्या एक्साइटमेंट है? अदनान भाई, कल का मैच किसको देख रहे हैं आप फेवरेट? कल मैं भी वही सेम है, शाहीन अफरीदी को डेफिनेटली देख रहा हूँ। और अगर एक्साइटमेंट तो है, ज़ाहिर एक्साइटमेंट तो जैसे एक ईद का ही होता है कि वो स्क्रीनें लगी हुई होती हैं और लोग एक्साइटेड होते हैं। लेकिन मायूसी उस वक्त जब होती है जब थोड़ा सा डाउन होने लगती है परफॉर्मेंस। लेकिन दुआ तो है कि हमारा पाकिस्तान ही जीते ऑब्वियसली, और बाकी लेट्स सी, देखते हैं कल क्या होती है सिचुएशन। दुआ तो हमारी है डेफिनेटली, दुआ तो है कि पाकिस्तान ही जीते, बाकी अल्लाह के हाथ में कि जो बेहतर। अब्दुल्ला आप बताइए, अब्दुल्ला का तो जो है ना वो रेस्टोरेंट भी है और कल तो अब्दुल्ला की रेस्टोरेंट में चहल पहल भी होगी। अब्दुल्ला से पूछ रही थी, अब्दुल्ला स्क्रीन वगैरह लगा रहे हैं कल आप आवाम की सहूलत के लिए? पाकिस्तान इंडिया के मैच में तो स्पेशली हम लोग लगाते हैं। अच्छा, लगाते हैं, बिल्कुल सही। तो क्या मतलब हल्ला गुल्ला होता है और फिर जब मैच खुदा न खास्ता जब मैच हार जाते हैं अब्दुल्ला, फिर क्या होता है? जरा बताएं। फिर कस्टमर कम हो जाते होंगे जो आप बर्गर्स मुफ्त देते हैं, फिर वो आप कहते नहीं जी पर सबके बर्गर्स के पैसे लिए जाएं और पूरे पैसे लिए जाएं, ऐसे करते फिर आप ये क्या करते? कोई सहूलत वहूलत देते भी हैं मैच जीतने पे या नहीं? नहीं, हमारी अक्सर डील्स वगैरह होती हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री हमारी कभी ड्रिंक्स फ्री होती हैं, कभी मॉकटेल्स वगैरह, कुछ ना कुछ हम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे होते हैं। लेकिन ये है कि जब मैच डाउन की तरफ जाता है, डाउनफॉल शुरू हो जाता है, तो आप प्राइस बढ़ाना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं ठीक है मेरा मूड खराब हो गया है, प्राइस वापस वैसे ही कर दे, टैग वापस लगा दीजिए, अब मूड ऑफ हो गया, ऐसे होता है? फिर हमें पब्लिक से कैफे को बचाना मुश्किल होता है। ये तो है, सारा गुस्सा वहाँ निकलता है। कल का फेवरेट आपको कौन लग रहा है? आपका प्लेयर जो है वो कल के मैच में हु इज योर फेवरेट? हारिस रऊफ। हारिस रऊफ, अच्छा। हारिस रऊफ ने जब से वो 6-0 वाले जो इशारे किए ना, उसके बाद से ना वो सबके दिल पे जैसे छा गए। मतलब जो पाकिस्तान में क्रिकेट को कहते हैं ना, बहुत सारे लोग का इंटरेस्ट नहीं होता क्रिकेट में, वो नहीं देखते, जो नहीं भी देखते ना क्रिकेट, वो भी पूछ रहे हैं अच्छा ये हारिस रऊफ जो है ये इन्होंने ये कुछ किया था मैच में? यस ही डिड दैट। और फिर मसला सारा ये कि जो हमारी बॉलिंग ने कमबैक किया ना, उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त जो है वो सिनेरियो बन गया है। अच्छा, थोड़ा सा पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। वहाँ से जो तज्जिए और तबसरे होते हैं ना, वो तज्जिए और तबसरे, बल्कि उसमें अली भाई से भी मैं पूछना चाहूँगी कि वो जो तज्जिए और तबसरे हो रहे होते हैं ना अली भाई, वो तो ऐसे तज्जिए करते हैं कि जैसे बस वही होगा जो वो कह रहे हैं। आई रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आते हैं कि वो कहते हैं जी कल के मैच में तो ऐसा होगा, तो कल के मैच में वैसा होगा। इतना एक्यूरेसी, इतना 100% कैसे हो जाते हैं वो? और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतने बड़े बड़े बोल। अभी स्टिल उनका मीडिया जो है और जो उनके स्पेशली जो उनका सोशल मीडिया है, जो उनके व्लॉगर्स हैं, वो अभी से कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्या, हम तो पाकिस्तान को जो है वो टीम को हम मिडिल ऑर्डर में आउट कर देंगे, हमारे बैट्समैन जो है ना पता नहीं क्या है। मतलब उन्होंने अपने बैट्समैन को पता नहीं क्या समझा होता है। ये किन बेसिस पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं? देखिए वजह ये है कि एक तो उनका मुल्क बहुत बड़ा है, देखिए ना, उससे क्या होता है भाई, जज्बा बड़ा होना चाहिए ना। वो बड़े मुल्क का हाल क्या किया है हमारी एयरफोर्स ने, जरा ये भी तो माशाल्लाह वो बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन उनके पास नॉइज लेवल ज्यादा है, शोर ज्यादा है, पब्लिक ज्यादा होती है तो उससे कॉन्फिडेंस नहीं आता, शोर ज्यादा होता है, शोर ज्यादा होता है, हंगामा ज्यादा होता है। जब आपने किसी मुर्गी खाने में या कहीं ऐसी चौपाए होते हैं ना, वो बहुत शोर मचाते हैं, तो आप समझ लें कि पड़ोसी मुल्क के पास लोग हैं 1 अरब 30 करोड़, हमारे पास है 30 करोड़, और उनके पास चैनल कितने हैं, हमारे पास चैनल कितने हैं, उनके पास लोग कितने हैं, मीडिया के, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, उनके पास पूरा एक
बेंगलोर का सिलिकॉन वैली, तो वो शोर मचाते हैं, वो जीते या हारें, उनके शोर की वजह से हम लोग इम्पैक्ट लेते हैं। बस वो शोर मचाते हैं, लेकिन बात फिर वही आती है कि जब रियल चीज़ें सामने आती हैं ना, तो उनका वो फेक मीडिया जो सामने आता है, बस वही आता है। और शोर की बात से ना मुझे जो है वो हानिया आमिर याद आ गई, और हानिया आमिर के लिए भी बड़ा शोर मच रहा है बांग्लादेश में जनाब, बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है वहाँ पर, और वो वाकई उनकी काबिलियत के ऊपर मचाया जा रहा है शोर। चलिए जी, आप एक्ट्रेस हो या फिर आप कहीं भी काम करते हो, लेकिन जब घर के मामलात होते हैं ना, तो बंदा बड़े सोच समझ के शॉपिंग कर रहा होता है और बता रहा होता है भाई हमारे घर में ऐसे होता है, हमारे घर में ऐसे नहीं होता। अच्छा, आप बताएं अदनान भाई, आपके घर में क्या होता है जब मैच हो रहा होता है? तो उस टाइम पर लोग बैठे हुए होते हैं, बस ऑल सेट ऑलरेडी, और शोर मच रहा होता है, ऐसा कुछ हो रहा होता है? ऐसा होता है, लेकिन ये कि हर वक्त नहीं होता। वो आखिर के जो मूवमेंट्स होते हैं स्पेशली, और स्टार्टिंग के जो होते हैं, मिड में थोड़ा वो हमारे यहाँ ये होता है कि वो इतना नहीं होता, मतलब गैप आ जाता है कि वो घर के काम हो रहे होते हैं और ये हो रहा है। उसके बाद जो लास्ट वाले जो मूवमेंट्स होते हैं ना, आखिरी के ओवर जो होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। स्टार्टिंग में जो होता है थोड़ा बहुत लास्ट के ओवर्स। अच्छा, ये बताएं अब्दुल्ला कि आप ज़ाहिर है काम भी कर रहे होते होंगे रेस्टोरेंट में, और मैच भी देख रहे होते हैं, ये बताएं आपको क्या लग रहा होता है जब हमारी जब सेकंड इनिंग आती है, तो आपको उस टाइम पर क्या लग रहा होता है कि भाई क्या कर लेना चाहिए? मतलब पहले ओवर में कितने रन कर लेने चाहिए, सुपर ओवर का जो है फ़ायदा उठा लेना चाहिए, किस तरह से आप सोच रहे होते हैं? क्योंकि एक आम पाकिस्तानी जो है ना, उसकी मुख्तलिफ सोच होती है। कोई ऐसे सोच रहा होता है नहीं शुरू में हल्का खेलना चाहिए, कोई ऐसे सोच रहा होता नहीं आते बस धुआंधार करें, विकेटें क्या करनी है, बस जल्दी जल्दी रन बनाएं। आप क्या सोच रहे होते हैं वैसे? मैं ये सोचता हूँ कि अगर बैटिंग हम लोगों को फर्स्ट इनिंग में मिले, तो फिर जो है वो एनर्जी लगानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, मतलब बिल्कुल, ताकि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से रन रेट आप अच्छा कर सके, अपना रन अच्छे कर सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है बेसिकली। चलिए जी, ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब ऐसा होता है तो फिर पूरी दुनिया देख भी लेती है कि फिर कैसा होता है। अच्छा, इशू ये होता है कि आप अपने घर में बैठे ना, तो हर बंदे की अपनी अपनी क्रिकेट सेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई आके शुरू में थोड़ा सा तहम्मुल के साथ बॉल को जज करके आराम से 10 ओवर्स जो है उसको यूटिलाइज करने चाहिए। अगर नहीं भी लग रहा है 6 और 4, ठीक है, सुपर ओवर में सब कहते हैं जी ठीक है, अभी आपको ये जो आपके जितना शुरू के जो 6 ओवर्स होते हैं, उसमें जो है वो आपने जितना कर लिया। मुझे ऐसा लगता नहीं, 10 ओवर्स आपको थोड़ा सा तहम्मुल से खेलना चाहिए। उसके बाद फिर अगर आप धुआंधार करें तो कर ले, लेकिन मसला ये कि शुरू के ओवर्स में आप ज़्यादा लंबी हिट्स मार सकते हैं, और उसके नतीजे में फिर विकेटें जो हैं वो एक के बाद एक गिरती चली जाती है। अरे भाई, आपके क्या एनालिसिस होते हैं आपके पर्सनल के, क्या करना चाहिए क्रिकेटर्स को? पहले तो ये समझें कि सारे जो बाउंड्री होती है ना, एक खास सर्कल के अंदर होते हैं, प्लेयर बाहर नहीं होता। तो उसका तरीका ये है कि जब सुपर ओवर हो तो बंदा हिट मारे, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि वो प्लेयर एक सर्कल के अंदर होते हैं, और जब सुपर ओवर 10 मतलब शुरू खत्म हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो फ्री हो जाते हैं। तो शुरू के ओवर्स में आपको रन रेट बढ़ाना होता है, या आप इस पे स्पेसिफिक जगह तक रन रेट ले जाएं, या आप जैसे 10 पर ओवर ले जाएं, या 12 पर ओवर ले जाएं, या एटलीस्ट 6 पर ओवर तो होना चाहिए कि हर बॉल पे एक रन हो, तो फिर आपका एक जो है ना प्रेशर पड़ जाता है। असल में रनिंग बिटवीन द विकेट ना, दैट्स मच नेसेसरी, क्योंकि अगर आपका रन रेट स्ट्राइक, मतलब अगर आप स्ट्राइक कर रहे हैं, मुस्तकिल आप रन ले रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कि बहुत ज़्यादा टफ बॉलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको स्पिनर्स का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके रन्स नहीं रुकते हैं, और कम से कम आप एक बॉल पे 2 रन या सिंगल या डबल आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर आपका स्ट्राइक रेट ना बढ़ता रहता है, और यही फिर आपके मैच के आखिर में ये रन काउंट होते हैं। क्योंकि हमेशा ये होता है अदनान भाई कि हम हमेशा ये सोचते हैं मैच के आखिर में, जब हम कभी हार रहे होते हैं या हम जीत रहे होते हैं, तो हम कहते हैं जी हमारे रन अच्छे थे, लेकिन हार रहे होते तो हम कहते हैं भाई 10-15 रन शॉर्ट थे। अगर 10-15 रन ज़्यादा बन गए होते तो बस मार्जिन था। और पाकिस्तान के साथ ऐसा कितनी दफ़ा हुआ है हमारी टीम के साथ कि 10 या 15 ही रन शॉर्ट होते हैं, या 6, 7, 8 रन शॉर्ट होते हैं ना, तो कहते हैं कि 5 रन अगर ज़्यादा होते तो ये मैच हाथ में था, 10 रन अगर ज़्यादा होते तो ये मैच हाथ में था। हम हमेशा जो है ना वो शॉर्टेज ऑफ रन्स की वजह से बहुत दफ़ा क्राइसिस में आते हैं, और बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल होती है। पिछला वाला जो मैच हुआ था बांग्लादेश के साथ, उसमें भी जो है वो यही प्रॉब्लम थी, और फिर ये कि एक सेम टू सेम जो है वो बॉल कराते हैं, वो भी उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन अभी जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी फॉर्म कैसी देख रहे हैं आप अब्दुल्ला? बेहतर फॉर्म लग रही है आपको? काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर लग रही है। सही। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी अभी ये जो रीसेंट टीम है पाकिस्तान की, ये बाकी अब बड़ा डेवलप नज़र आ रही है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। अली भाई, वाकई आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली टीम ठीक ठाक कर रही है, मेहनत कर रहे हैं, चांसेस हैं? देखिए, मेहनत की अब
असल में मेहनत तो की होती है तभी तो हाँ देखें एक सीरीज स्टार्ट हो रही है तो उसके लिए मेहनत करके आए होते हैं, प्रिपेयर करके आए होते हैं। बात ये है कि आप परफॉर्म कर सकें उस वक्त, कॉन्फिडेंस लूज ना कर जाएं। सही। पेपर सवाल आपने इम्तिहान की तैयारी करके आ गए, पेपर पूरा साल पढ़ के आ गए, लेकिन इम्तिहान के वक्त पेपर में सवाल के जवाब याद आ रहा है याद नहीं आ रहा, आप भूल गए एकदम से, आपने गलत शॉट लगा दिए, आपने बॉलर को मिस कैलकुलेट कर लिया, आप बॉलर को रीड नहीं कर पाए, बॉलर ने आपको रीड कर लिया कि ये कहाँ पे ये वीक पॉइंट है इसका, और दोनों का जो ज़्यादा अच्छा दूसरे को रीड कर पाएगा वही जीत जाएगा, वो जीत जाएगा। सही, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इट्स गेम ऑफ नर्व्स, इट्स अ गेम ऑफ स्किल्स पेशेंस भी लाजमी है। आपको ये भी है कि पेशेंस भी हो, क्या सब्र भी हो, ये भी नहीं हो कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कि बस हम जीत जाएंगे। ये बिल्कुल, असल में ये होता है ना कि जो सिनेरियो होता है ग्राउंड में, जो नारे लग रहे होते हैं, जो पब्लिक भी तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रोवोक कर रही होती है, तो उस वजह से भी बस इट्स अबाउट प्रेशर हैंडलिंग, कि जो भी अपने नर्व्स के ऊपर कंट्रोल कर लेगा, जो भी ये चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर लेगा ना कि भाई आपने मैच में कूल और काम होकर खेलना है, क्योंकि बहुत सारी टाइम ऐसा होता है कि ओवर्स पड़े होते हैं लेकिन विकेटें जो है वो बैक टू बैक गिरी होती है और उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए जी, बहुत सारी बेस्ट विशेस पाकिस्तानी टीम के लिए, आप लोग एक दफ़ा बेस्ट विशेस दे दें ताकि फिर हम ये सेगमेंट जो है वो वाइंड अप करें। अली भाई, ये मेरी ख़ास दुआएं हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि अल्लाह ताला उनको भरपूर तरीके से कामयाब करे, आमीन, आमीन। और हमारा नाम ऊंचा हो पाकिस्तान का। मेरी भी सेम है कि दुआ है कि जीते पाकिस्तान, और अगर कुछ ऐसा हो जाए तो अपने आप को काम डाउन रखें। जब वो नहीं हो कि चीज़ों को थोड़े मतलब खिलाड़ियों के मुतालिक गलत बात, उसमें भी सब्र रखें, ये नहीं कि अपने सब्र को जो है लूज़ कर जाएं। बस मेरी यही दुआ। जी अब्दुल्ला, आप? बिल्कुल, पाकिस्तान का तो वैसे ही मैच जो है वो इंडिया के साथ जब होता है तो एक हर बंदा जो है वो एक्साइटेड हो जाता है। सही। तो इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान के साथ बेस्ट विशेस हैं, कल का मैच इंशाल्लाह जीतेंगे। सही। और बाकी और मैच जीत के तो अब्दुल्ला के रेस्टोरेंट पे ये डिस्काउंट भी आपको दे देंगे, बर्गर में थोड़ा सा 50% ऑफ है इंशाल्लाह। चलिए जी, डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा अब्दुल्ला के रेस्टोरेंट से। पाकिस्तान इंशाल्लाह कल मैच जीते। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे शुक्र है, अली भाई, अब्दुल्ला और अदनान भाई। चलिए जी, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो करवाएंगे आपको दुनिया भर की सैर और आपको बताएंगे कि वर्ल्ड टूरिज्म डे पर एक्चुअली क्या हो रहा है और इसकी कितनी अहमियत है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सैर व तफरी की। वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो आज सेलिब्रेट किया जा रहा है और कितनी अहमियत है टूरिज्म की। घूमना फिरना, सैर व तफरी, या ये जो सयाह होते हैं ये जिन जगहों पर जाते हैं उनकी क्या अहमियत है और कैसे आपको सैर व तफरी करनी चाहिए, आज के दिन के हवाले से बात करने के लिए जो है वो हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल सर हैं मोहम्मद मौज़म ख़ान, जो कि टेक्निकल एडवाइज़र हैं WWF के, और हमारे साथ जो हैं वो नूर सबा मौजूद हैं जो कि स्कूबा डाइवर भी हैं। इन दोनों को वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। चलिए सर से स्टार्ट करते हैं। सर ये बताएं कि वर्ल्ड इंटरनेशनल टूरिज़्म डे पर आज के दिन की अहमियत को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे, क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? ऐसा है कि टूरिज़्म एक दुनिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। दुनिया की टूरिज़्म इंडस्ट्री का जो वॉल्यूम है वो तकरीबन कोई 10 ट्रिलियन डॉलर के लिए 10 खरब डॉलर की इंडस्ट्री है, और उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं है। सही, सॉरी गलत कर रहा हूँ, 1 बिलियन से कम है थोड़ा। लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्क जैसे मालदीव की मिसाल ले लीजिए कि 6 बिलियन है, श्रीलंका का है वो 4 बिलियन की आमदनी वहाँ से करते हैं। तो हमारे पास जितना पोटेंशियल मौजूद है, लोग हमारे पास टूरिज़्म की जो साइट है अल्लाह ताला ने जिस नेमतों से नवाजा है, नॉर्दर्न एरिया के जो पहाड़ी इलाके हैं, बर्फीले इलाके हैं, डेजर्ट हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास। लेकिन हमारी टूर इंडस्ट्री जो है सिर्फ कन्फाइन है नॉर्दर्न एरिया के लिए। पाकिस्तान का जो 1001 किलोमीटर लंबा साहिल है उस पर इतना पोटेंशियल मौजूद है जो कि हमारे लिए जो टूरिज़्म का पोटेंशियल इतना है कि हमारी एक इकॉनमी की एक मेन चीज़ बन सकती है। जो ब्लू इकॉनमी की बात हो रही है, तो अगर हम समुंदर और समुंदर के साथ के इलाके में टूरिज़्म ही को देखें, हमारे पास डाइव साइट्स मौजूद हैं जहाँ खूबसूरत एनिमल्स हैं, ऐसी खूबसूरत बीचेस हैं जिन पे आप मदहोश हो सकते हैं इतनी खूबसूरती को देखकर। अच्छा। इतनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, पुराने किले हैं उस इलाके की। जब यानी हमारे पास अगर मोहनजोदड़ो मौजूद है तो समुंदर के किनारे बाला का इलाका है जहाँ पे उसी एज का है, या आप इंडस डेल्टा में बहुत सारे किले मौजूद हैं। रिलीजियस टूरिज़्म की बात करें, नानी मंदिर है, इसके अलावा और बहुत सारी जगह हैं जो जा सकते हैं। तो टूरिज़्म की कमी नहीं है। ईरान में रिलीजियस टूरिज़्म से तकरीबन 100 बिलियन के करीब कमाता है।
तो हम क्यों नहीं कमा सकते, हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल हम भी कमा सकते हैं। अच्छा जी, नूर सबा हमारे साथ हैं। नूर सबा, आप स्कूबा डाइवर हैं, आप ये बताएं कि कितना आसान है या कितना मुश्किल है? लड़कियां इजीली कर लेती हैं स्कूबा डाइविंग? I think बिल्कुल anybody who wants a break from their stressful life, जिनको थोड़ा जिंदगी टेंशन दे रही है, जो कि हर एक को ही दे रही होती है शहर में होते हुए, सबको टेंशन दे रही है, तो anybody can do scuba diving and it's a very positive sport and बहुत easy है। इनफैक्ट कराची से बहुत नज़दीक हमारे पास स्पॉट्स अवेलेबल हैं जहाँ पर हम डाइविंग करते हैं। सही, डाइविंग करते हैं। अच्छा, स्कूबा डाइविंग के लिए जिस तरह आपने कहा कि भाई जिनको एक्सप्लोर करने का शौक़ है या जो थोड़ा सा एडवेंचरस होते हैं, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? क्या एथिक्स होते हैं? मतलब क्या अगर लेट्स सपोज कि मुझे स्कूबा डाइविंग करनी है, तो व्हाट विल यू सजेस्ट टू मी कि भाई आपने ये चीज़ें करनी है और ये नहीं करना है? ओके, सो पहले तो हम जनरल बात करते हैं। दैट्स वन थिंग आई थिंक कि हमें एड्रेस करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ आते हैं, दे गो टू चरना आइलैंड एंड अदर प्लेसेस दैट वी टेक देम टू, और आकर कहते हैं ये तो पाकिस्तान लग ही नहीं रहा, इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। ठीक है, कोई कचरा नहीं है, पानी साफ है, सब कुछ है। जब वो आइलैंड से वापस जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जी कचरा पड़ा हुआ है, and then we have to go clean it. We try के जो हम कर सकते हैं वो करें अपने हद तक। तो ये एक चीज़ को हमें थोड़ा सबसे पहले चेंज करना होगा कि कोई जगह अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप ये ना कहें कि ये इतना खूबसूरत है कि पाकिस्तान नहीं लग रहा, और कचरा फेंके अब लग रहा है पाकिस्तान। तो ये सबसे पहली चीज़ है, एंड दिस गोज फॉर नॉर्थ की टूरिज्म और साउथ की दोनों। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो स्कूबा का आपने सवाल पूछा, तो उसमें आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर स्विमिंग की हो तो वो बेस्ट है। अगर वो नहीं भी है तो देयर आर ऑप्शंस जहाँ पर आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर जा रहा होता है और वो आपके लिए पूरा मैनूवर कर रहा होता है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि एक वर्चुअल एक्सपीरियंस, आपने एक डिफरेंट वर्ल्ड में आपने जाना है। तो एक अलग फीलिंग है। हम जैसे ज़मीन पे ग्रेविटी के साथ चलते हैं, वहाँ पर हम फ्लोट कर रहे होते हैं, वेटलेस होते हैं, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है। सही, ये स्क्रीन पे जो है वो हम वीडियो भी चला रहे हैं, और ये थोड़ा सा बताइएगा नूर सबा ये सारी एक्वा लाइफ के बारे में। अब ये सारी जो विजुअल्स हैं जी, ये हमने चरना आइलैंड से ही रिकॉर्ड की हुई हैं। ये एक मोरे ईल है। सर भी इसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि मौज़म साहब की जो नॉलेज है अबाउट फिश, दैट इज इनकम्पैरेबल। ये जरा वीडियोस चलने चाहिए, ये वीडियोस जो हैं हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। सही, वेलकम बैक। बात हो रही है भाई स्कूबा डाइविंग की वर्ल्ड टूरिज्म डे के हवाले से कि कितनी अहमियत है। तो सर हमारे साथ मौजूद हैं, हम कुछ वीडियोस जो है वो प्ले करेंगे, तो सर हमें बताएंगे कि जो एक्वा लाइफ होती है इसमें क्या कुछ होता है। सर ज़रा बताएं क्या कुछ होता है इस एक्वा लाइफ में, और जब आप अंदर डाइव करते हैं, पानी के नीचे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो क्या एडवेंचर इंसान के जहन में होता है, क्या कुछ वो देख सकता है? क्योंकि जिसको पता होगा वही तो सर्च करेगा ना, जिसे पता ही नहीं होगा वो क्या सर्च करे। समुद्र में जितने जानवर मौजूद हैं, जितनी खूबसूरती मौजूद है, वो लैंड पर मौजूद नहीं है। सही, जितनी अंडर वाटर लाइफ, ये कोरल्स और उसके एसोसिएटेड एनिमल्स होते हैं, वो सब ऊपर तो बातें कलरफुल होते हैं, और उसमें इतनी खूबसूरती मौजूद है, रंगीन जितने होते हैं उसको आप तस्वीर नहीं कर सकते हैं। इनमें ऐसे जानवर भी मौजूद होते हैं जिनके कलर आपको नॉर्मल लाइफ में ज़मीन पे नज़र नहीं आते। सही, बहुत ये सारे देखें सर, ये अंडर वाटर जो है फुटेज है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। देखें, इसमें जो आपको सामने नज़र आ रही हैं, ये सारी मछलियाँ वो हैं जो कि एक्वेरियम फिशेस के तौर पे दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। That's the sargent fish जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ पे सार्जेंट फिश है, ये काफ़ी फ्रेंडली फिश है एंड क्यूरियस भी होती है। तो जब हम जैसे ही जाते हैं, बोट एंकर करते हैं, दे कम इन एंड ऑलमोस्ट ग्रीट अस देयर एट चरना। पूरी बोट्स के अराउंड आ जाते हैं, एंड लाइक दिस शॉट a lot of people don't believe कि ये पाकिस्तान है और ये चरना आइलैंड है। नहीं भाई, ये पाकिस्तान है। जी सर, आप ऐड ऑन कर रहे थे, आप अब इसमें ऐसा है कि जो खूबसूरती जानवर हैं, इनमें तक कुछ जानवर ऐसे हैं कि जहरीले भी हैं, नुकसानदेह भी हैं, तो आपको उनको टच नहीं करना है, लेकिन उसकी ब्यूटी को आप इंजॉय कर सकते हैं। इनकी खूबसूरती, इतने खूबसूरत एनिमल मौजूद हैं। मैंने कहा वो कॉम्बिनेशन है कि जिनके जो ड्रेसेस हम बनाते हैं उनमें जो कलर इस्तेमाल करते हैं वो भी उनको साथ मैच नहीं कर सकते, इतने खूबसूरत एनिमल हैं। सही, और ये हमारे पास मौजूद हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो जैम है, इसको ब्लैक और वाइट और येलो की पट्टियां लगी हुई हैं। आप सोचें कि एक खूबसूरत ड्रेस हो सकता है। चुरना इटसेल्फ इतना जजीरा खूबसूरत है। स्टोरा आइलैंड पे तो आप जाके मेस्मराइज हो जाते हैं उसको देखकर। और वैसे भी समुद्र की लाइफ चाहे कहीं पर हो, मैंग्रोव हो, मड फ्लैट हो, समुद्र हो, कहीं पर भी खूबसूरती नाकाबिले यकीन होती है। तो इसको
ये टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है जिसको हमने सही तरह से प्रमोट नहीं किया है। हाँ। लोग बात करते हैं कि बीचेस की तरफ, और बीचेस अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे पास है स्पोर्ट फिशिंग की, शिकार मछली का करने के लिए। अगर आप कैरेबियन में एक मार्लिन के शिकार के लिए जाएं तो आपको 10 से 15,000 डॉलर फीस पे करनी पड़ती है। सही। आप कराची के और या रोमारा से या ग्वादर से निकलें, आप 10 मिनट बाद ऐसे इलाके में होंगे जहां आप मार्लिन का शिकार कर सकते हैं। हाँ। और आप जहां आपने 10,000 डॉलर दिए हैं वो हमारे पास वो सारी मछलियां मौजूद हैं, वो सारी एडवेंचर मौजूद है। हमने आज तक कभी भी स्पोर्ट फिशिंग को एज ए इंडस्ट्री नहीं किया। हम फिशिंग ज़रूर करते हैं, फिशिंग इंडस्ट्री मौजूद है, लेकिन जो उससे जो टूरिज़्म की इंडस्ट्री है वो हम बहुत बड़ी $1 मिलियन इंडस्ट्री सिर्फ स्पोर्ट फिशिंग से कर सकते हैं। हम समुंदर के अंदर लोगों को विज़िट करवा के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, बीचेस के अलावा और बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं हमारे पास, रिलीजियस साइट्स मौजूद हैं हमारे पास, ऐसी खूबसूरत बीचेस हैं कि जिसमें जाकर आदमी मेस्मराइज हो जाता है कि खूबसूरती इतनी ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। अच्छा, टूरिज़्म के हवाले से सर ये बताएं कि हमारे यहाँ जो बीचेस हैं उनको किस तरह से मेंटेन किया जाए, सफाई बेहतर रखी जाए। इनफैक्ट हम जब ये बात करते हैं ना कि फॉरेनर हमारे कंट्री में आए, वो तो शायद बात की बात है, हमारे जो अपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं, वो कहती हैं बीचेस हमारे स्पेशली सीवी हो गया या दीगर बीचेस हो गए, वो कहती हैं बीचेस हमारे इतने अच्छे नहीं हैं, हम कहाँ पर जाएं पिकनिक के लिए। तो ज़रा बताएं किस तरह से डेवलप करना चाहिए कि तमाम लोग ही जो है एंजॉय कर सकें, कितना ज़्यादा वहाँ पर सफाई सुथराई का ख्याल होना चाहिए, लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए, स्पेशली वॉशरूम्स हैं, रेस्ट रूम्स हैं, या फिर फर्स्ट एड की जगहें हैं, या फिर इस तरह की चीज़ होती है कि सडन किसी को कोई इमरजेंसी है तो वो जो है वो उनको टेकअप कर सके। ऐसा है कि दुनिया की जितनी खूबसूरत और अच्छी बीचेस हैं उनको अब एक किस्म का स्टैंडर्डाइजेशन दी जाती है, उनको एक सर्टिफिकेशन होती है जिसे ब्लू फ्लैग कहते हैं। ब्लू फ्लैग का मतलब ये है कि जो बीच ब्लू फ्लैग होगी वहाँ जो तमाम आपने चीज़ें बताई उनका ख्याल रखा जाएगा, सफाई है, सुथराई है, क्वालिटी है। पाकिस्तान में एक भी नहीं। आप सोचिए कि इंडिया में अब 12 डिक्लेयर हो गई हैं, सऊदी अरेबिया और पर्शियन गल्फ कंट्री में तकरीबन 40 एक भी ब्लू फ्लैग पाकिस्तान में एक भी नहीं है। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था आज से 20 साल पहले, लेकिन उसके बाद किसी नहीं किया। हमें अपने बीचेस को, जब तक हम ब्लू फ्लैग की तरफ नहीं जाएंगे, इंटरनेशनल अट्रैक्शन तो बीचेस के लिए हो ही नहीं सकता। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, और ये इसमें पेपर वर्क है और कोई काम नहीं है। सफाई सुथराई नॉर्मल ज़िंदगी का हिस्सा है, उसके लिए कोई मशीनरी नहीं। और मेरे ख्याल में जो ये हट्स वगैरह बने होते हैं ये भी इसमें ऐड हो सकते हैं, अगर हम ब्लू फ्लैग करवाना चाहें या करना चाहें तो ये इसमें ऐड हो सकते हैं, अगर वो स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करते हैं, कोई पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, कोई आपके लिए आईसोर नहीं बन जाते हैं, क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट नेचुरल दिखना चाहिए। ये नहीं कि आपने वहाँ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जो आपके आंखों में चुभ रहा है। तो अगर ये तमाम चीज़ों को ख्याल रख के आप अपनी बीचेस को कर सकते हैं। हमारी तमाम बीचेस नेचर बीचेस हैं, उनको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, कुदरत अपने माहौल में। ये खुद एक एडेड एडवांटेज होता है। उनको प्रॉपरली मेंटेन करने की ज़रूरत है ताकि इन्वायरमेंटल कंडीशन सही हों, वहाँ पे कंजर्वेशन और क्वालिटी का एहसास किया जाए। तो आप इनमें से तमाम बीचेस को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन दिलवा सकते हैं, और फिर आपके लिए ये अपने लोगों के लिए भी, जो एक्सपेट्रिएट्स आपके पास आते हैं और जो फॉरेनर आते हैं, आपको कम से कम एक प्रेजेंटेबल बीच तो बन सकती है। प्रेजेंटेबल बीच तो बन सकते हैं। अच्छा, फॉरेनर्स भी हैं, इनफैक्ट जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं वो भी कई दफ़ा इसलिए नहीं जा पाती हैं कि ये जगहें जो हैं वो ब्लू फ्लैग नहीं है, यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है, और कितना अपने तौर पर इंसान जो है वो चीज़ें अपने साथ लेके जा सकता है, वो भी सामान बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैरी करना भी बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। अगर आपको एक अच्छा हट मिल गया है, अच्छा रेस्ट रूम मिल भी गया है, तब भी अगर आपको उस लेवल पर सहूलियात वहाँ पर नहीं है तो डेफिनेटली लोग जाने से अवॉइड करते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान है, या जो दूसरे हमारे जगहें हैं, स्वात का एरिया है, सारा नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा जा रहे होते हैं क्योंकि शायद वहाँ पर होटल्स हैं या फिर वहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, लोग हैं मदद के लिए। क्या डिफरेंस देखते हैं सर? हमारे पास तो कराची में तो समंदर है और उसके बावजूद उसकी इतनी सफाई सुथराई नहीं होती, लेकिन आप देखें कि बाकी जो नॉर्दर्न इंडियाज़ हैं माशाल्लाह से वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर वो काउंट किए जाते हैं घूमने फिरने के लिए। बिल्कुल, ये सहूलतें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। देखें, आपको सहूलत की जा सकती है, सफाई सुथराई का इंतज़ाम भी किया जा सकता है, ये हमने खुद करना होता है। इन बीचेस पर लोगों को ट्रेन करने के लिए जो आपको गाइड हो, उनको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है कि उनको वो चीज़ें कि क्या करना है और क्या ना करना है, डू एंड डोंट्स पता होना चाहिए। और फिर सफाई
सफाई जो है, तो हम तो कहते हैं निस्फ़ ईमान है, तो आते वक्त कूड़ा फैलाना या घर से निकल के कूड़ा फेंकना जो समुद्र में जाता है, हाँ। हम जिम्मेदार हैं। इदारे अपनी जगह जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है। सफाई करें, बीचेस पे आते पे खुद गंदा करके नहीं आए। हाँ। तो इनको ये इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने हमें एक फैसिलिटी दी हुई है, अल्लाह ताला की एक ऐसी सहूलत है, एक नेमत है, तो उसको सही तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही इस्तेमाल किया जा सकता है। डाइविंग इंडस्ट्री, आप सोचिए कि $6 बिलियन की इंडस्ट्री है मालदीव की, और अगर हम उससे, हमारे पास भी 2-4 जगहें हैं, लेकिन वो इतनी खूबसूरत हैं कि अगर हम उसके बराबर नहीं पहुंच सकते तो हम करीब करीब तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। प्रमोट करने की ज़रूरत है, फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, और लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस करने के लिए लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत है और अवेयरनेस होनी चाहिए। नूरुल सबा हमारे साथ हैं। नूरुल सबा, आज के दिन के हवाले से मैसेज भी दे दें और स्कूबा डाइविंग के हवाले से भी लोगों को बता दें कि कितना मज़ा आता है और कितनी ज़बरदस्त ये फीलिंग होती है जब आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और सी में देख रहे होते हैं जी क्या कुछ चल रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो ये कि जब हम शहर से जा रहे होते हैं, हम अपने आप को एक सीमेंट, कंक्रीट, ग्लास के बॉक्सेस में एक तरह के पिंजरों में बंद करके रखते हैं। सही। जब हम नेचर में जाते हैं, क्योंकि हमें मिट्टी से बनाया गया है, हम पार्ट है नेचर का, तो एक तरह से हम चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो यू नेचुरली विल फील रिजुविनेटेड, रिचार्ज्ड, हैप्पियर आफ्टर योर टाइम इन द ओशन। फिर उसके साथ जैसे ही आप अंडर वाटर जाते हैं और आप ये तरह तरह की मछलियाँ देखते हैं जिनको एक्वेरियम्स में जिस तरह की आपने शायद देखी हो, तो वो एक बिल्कुल अलग एहसास है, क्योंकि जो हम जिस दुनिया को जानते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ एक और ये दुनिया। सो बस जो मैसेज होगा वो यही होगा, जैसे सर ने बात करी कि आप जब जा रहे हैं आप अपने साथ एक ट्रैश बैग ले जाएं साथ, एंड जो आप अपना कचरा है जो भी आपका वो ले आए, और शायद कुछ 5-6 कचरे एक्स्ट्रा ले आए आपके। ओके, हमने किसी और का भी ट्रैश क्लीन किया। इफ ऑल ऑफ अस डू इट, तो क्यों नहीं होगा साफ? क्यों नहीं होगा साफ? हम हर बार हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को कहते हैं, तो दैट इज़ वन थिंग, बट आई थिंक हम सबकी भी जिम्मेदारी है। सबकी भी जिम्मेदारी है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया नूरुल सबा हमारे शो पर आई, सर हमारे शो पर आए, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आज का शो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा हमारी सोशल साइट पर, और कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, उसके लिए सबने दुआएं करनी है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते और ट्रॉफी जो है वो घर आए। बहुत सारी बेस्ट विशेज़ पाकिस्तानी टीम के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सीरियल 10।